जो फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे देख रहा है तो मेरा नाम अदिति है। कंप्लीट पेपर 1 एंड पेपर 2 कंप्यूटर साइंस में आप सभी लोगों के लिए लेके आती हूँ। और कंप्लीट कंप्यूटर साइंस ना सिर्फ यूट्यूब पर बट आपके JRF अड्डा प्रीमियम कोर्सेज के ऊपर भी कंप्यूटर साइंस और पेपर 1 का कंप्लीट कोर्स है जो आप लोगों के लिए अवेलेबल है। अगर मैं बात करूं तो आप सभी लोगों के लिए कंप्लीट प्रीमियम बैचेज में अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आपके लिए जो है वो 10th से हम लोग जो है वो एक नई यूनिट भी स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग अगर पढ़ना चाहें तो आप एक नई यूनिट से शुरुआत कर सकते हैं अपने इस प्रीमियम जर्नी की। सही है। अब अगर मैं बात करूं आप सभी लोगों के लिए तो देखो हमारे पास में एक और अपॉर्चुनिटी होती है फेस टू फेस पढ़ने की। और वो फेस टू फेस पढ़ने की अपॉर्चुनिटी ऐसे होती है कि आप सभी लोग मेरे साथ में जो है वो ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ सकते हो। देखो फुल कोर्स तो ऑफलाइन के अंदर ऑलरेडी कंप्लीशन पर ही है, बट क्रैश कोर्स के अंदर अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो 60 डे का क्रैश कोर्स है जो आप सभी लोगों के लिए JRF अड्डा लेकर आया है। सो अगर आप जयपुर या आसपास रहते हैं तो आप सभी लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं हमारे क्रैश कोर्स के लिए। यहाँ पर 3 दिन का डेमो फ्री है, आप आइए डेमो लीजिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है जी। कॉल करना है तो नंबर भी आप लोगों के पास में, आप कॉल भी कर सकते हो। ये कंपाइलर टॉपिक से आप लोगों का क्वेश्चन है। अब कंपाइलर अलग से तो कोई यूनिट होता नहीं है, तो TOC एंड कंपाइलर वाला जो यूनिट है ये उसका पहला क्वेश्चन आ गया है। तो भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों का TOC, वहीं से क्वेश्चन आया है। और क्वेश्चन का अगर मैं लेवल की बात करूं तो ये लेवल है बहुत ही सिंपल, इजी लेवल इसको हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि डायरेक्टली आप लोगों का जो क्वेश्चन है ये आया है आप लोगों के फ्लो चार्ट से। जब टाइप्स ऑफ कंपाइलर हम पढ़ते हैं तो उसी के टाइप से ये क्वेश्चन आया हुआ है। वेरी वेरी बेसिक LL1 और LR पार्सर जो है वो एग्जांपल है बॉटम अप पार्सर्स के। ये आपका क्वेश्चन है। रिकर्सिव डिसेंट पार्सर जो है या SLR जो पार्सर है ये एग्जांपल है टॉप डाउन पार्सर का। तो हमारे पास में 2 तरीके के पार्सर होते हैं। आप लोगों के लिए मैं ये चार्ट लेके आई हूँ। एक हम बोलते हैं इनको टॉप डाउन पार्सर्स और एक जिनको हम लोग बोलते हैं बॉटम अप पार्सर्स। अगर मैं बात करूँ टॉप डाउन पार्सर्स की तो आप लोगों के बैक ट्रैकिंग और विदाउट बैक ट्रैकिंग की बात होती है। एक चीज हमेशा याद रखेंगे, कोई भी पार्सर किसी भी एम्बिगियस ग्रामर को अलाउ नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ एक ही है जो अलाउ करता है। ठीक है, इसके अलावा कोई भी अलाउ नहीं करता है। ठीक है। और दूसरी बात, रिकर्सिव डिसेंट और नॉन रिकर्सिव डिसेंट जिसको हम LL1 भी बोलते हैं, लेफ्ट टू राइट डेरिवेटिव जिसको अब बोला जाता है। ठीक है ना। तो ये जो पार्सर्स है ये होते हैं आपके टॉप डाउन। वेयर अगर आप लोगों के SLR पार्सर्स की बात कर लो, LR पार्सर्स की बात कर लो, CLR की बात कर लो, LLR1 की बात कर लो, बेसिकली देखो ये होना ऐसे चाहिए LR, SLR, LR1 और CLR1। ऐसा क्यों बोल रही हूं, क्योंकि ये आप लोगों का ऑर्डर हो जाता है पावर का। अगर मैं पूछूं सबसे ज्यादा पावरफुल कौन सा है तो CLR सबसे ज्यादा पावरफुल, देन LALR लोको हेड वाला, देन SLR सिंपल LR पार्सर और फिर LR पार्सर्स सबसे कम। तो ये कुछ आप लोगों का सीन होता है। तो इस क्वेश्चन को देखकर आप लोग आराम से समझ गए होंगे कि इसका क्या करेक्ट आंसर होना चाहिए था। राइट। तो भाई बताइए सभी लोग क्या सही आंसर होना चाहिए? क्या LL1 और LR पार्सर्स बॉटम अप पार्सर्स होते? क्या ये बात सही है? अभी अभी पढ़ाया आप लोगों को रिकर्सिव डिसेंट पार्सर और SLR, क्या ये टॉप डाउन के होते हैं? बिल्कुल नहीं। ठीक है। एक्चुअली मैं यहां पर एक एक सेम कैटेगरी के लिखे हैं, बाकी 2 अलग हैं। ठीक है। हाँ, बोथ आर स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का टॉपिक है जी डिजिटल लॉजिक्स। डिजिटल लॉजिक्स एंड कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चरिंग आप लोगों की यूनिट है। क्वेश्चन का टाइप जो है वो है मैच द कॉलम। और अगर बात की जाए इस क्वेश्चन की तो ये भी अगेन है इजी। क्यों? डायरेक्टली आप लोगों से फॉर्म पूछी गई है कि आइडेंटिटी लॉ क्या होता है, एब्जॉर्प्शन लॉ क्या होता है, आइडेंपोटेंट क्या होता है, डोमिनेशन लॉ क्या होता है। डायरेक्टली फॉर्म पूछी गई है तो इसका भी लेवल हम लोग मानेंगे कि ये इजी लेवल है। डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। सही बात है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। आइडेंटिटी लॉ, एब्सॉर्प्शन लॉ, बुलियन लॉज हम लोगों ने पढ़े, वो सारी की सारी चीजें हैं यहाँ पर। तो देखो आइडेंटिटी लॉ, तो क्या हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर हम एक ही ऑप्शन से निकाल सकते हैं। देखो आप A से निकालो या B से, मेरे हिसाब से अगर आप लोग देखो तो C एक ऐसा ऑप्शन है आई थिंक जिससे हम लोग डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं। तो इसीलिए मैंने सबसे पहले C को देखा। x+1 इज इक्वल्स टू 1, x+1 इज इक्वल्स टू 1, ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे बुलियन लॉज हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे बुलियन लॉज हैं ये। ठीक है। तो सीधा सीधा आप लोग देख सकते हो। बाकी कुछ और इंपॉर्टेंट लॉज मैंने आप लोगों के सामने लिखे हैं। आइडेंपोटेंट होता है खुद से, विद वन सेल्फ, जब आप लोगों का रिलेशन होता है।
राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं खुद को खुद से ही करूं तो मेरे को और करूं या एंड करूं मुझे वही एलिमेंट मिल जाता है, जैसे कि आप लोगों को दिख भी रहा है यहाँ पर। तो बेसिकली ए का होगा 3, ठीक है। देन अगर मैं बात करूं आप लोगों का आइडेंटिटी लॉ, तो आइडेंटिटी लॉ क्या कहता है कि 1 से या 0 से हम जब रिलेट करना चाहे, देखो ये 1 से एंड और के लिए भी हो सकता है और 0 से भी सेम एंड और के लिए हो सकता है। हमें यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है किसका, हमें गिवन है x प्लस 0, और x प्लस 0 क्या होता है, x के बराबर आ जाता है, ठीक है। तो b का हो जाएगा आप लोगों का 1। देन अगर हम लोग बात करें आइडेंपोर्टेंट लॉ हो गया, आइडेंटिटी लॉ हो गया, डोमिनेशन या फिर एब्जॉर्प्शन लॉ की आप लोग बात कर लो, तो जैसे मैं अभी आपको बता रही थी कि x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पर किसका डोमिनेशन दिख रहा है, ऑब्वियस सी बात है, तो आप लोगों का डोमिनेशन लॉ हो जाएगा। ये सारे के सारे लॉज आपके सामने रख दिए हैं, जो इतना नहीं लिखे हुए थे वो भी कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर दिए हैं, ठीक है। एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, कम्यूटेटिव, ये कुछ बचपन वाले रूल्स हैं, ये कोई नहीं पूछता है अब आप लोगों से, तो बाकी बेसिक्स देख लेना। इसके अलावा एक और टॉपिक जो यहां सर आप लेके जा सकते हो वो है रूल ऑफ इन्फेरेंस, ठीक है ना। रूल ऑफ इन्फेरेंस के टेबल भी आप लोग जरूर अपने शॉर्ट नोट्स पे बना के रखिएगा, वो भी आप लोग लेके जा सकते हो, ठीक है। तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर सी आ गया है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का अगेन टॉपिक है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इस टॉपिक को मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि ये मॉडरेट लेवल पे होता है। क्यों होता है, देखो गेट जैसे एग्जाम्स के अंदर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आता नहीं है, तो इसके जो भी क्वेश्चंस बनते हैं एक तो वो बहुत एक्सक्लूसिव होते हैं, प्लस मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स थ्योरेटिकल होते हैं। और मुझे ऐसा लगता है, ये मैं आपको हमेशा पढ़ाती भी हूँ आप सबको, कि कंप्यूटर साइंस के अंदर न्यूमेरिकल पोर्शन आए तो ज्यादा आसान है कंपैरेटिवली थ्योरेटिकल से, क्योंकि थ्योरी पता नहीं कहाँ से क्या पूछी जाती है। सेम चीज गोज विद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से क्वेश्चन है, थ्योरी बेस्ड है, मॉडरेट लेवल का है, बट ऑल दो इसके अगर टॉप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात की जाए तो उसमें आता है जी टेस्टिंग। और ये क्वेश्चन हर साल आपका आता है टेस्टिंग, जिसके अंदर आप लोगों का कंप्लीट होता है, दैट इज यूनिट टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। और एक्सेप्टेंस टेस्टिंग की अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर आते हैं आपके अल्फा एंड बीटा टेस्टिंग। तो ये वहीं से क्वेश्चन आया है जिसमें आप लोगों से पूछा हुआ है बीटा टेस्टिंग के बारे में। और दो तरीके की टेस्टिंग फेमस है हमारी, अल्फा और बीटा। अल्फा जो कि डेवलपर साइड पे होती है, और जो बीटा कस्टमर साइड पे या यूजर साइड पे होती है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा पोटेंशियल कस्टमर्स एट देयर ओन प्लेस। ऑल्दो अभी फाइनल प्रोडक्ट रिलीज नहीं हुआ है, उससे पहले जितने भी पोटेंशियल कस्टमर्स हैं उनके एनवायरमेंट में हम रिलीज करके देखते हैं कि क्या सॉफ्टवेयर अकॉर्डिंग टू व्हाट आर नेसेसिटी वाज वर्किंग और नॉट। तो ये चीज हो गई। ये वाला क्वेश्चन कंपैरेटिवली बहुत सिंपल है, बेसिक्स ऑफ बीटा टेस्टिंग से क्वेश्चन आ गया। बट ऑल्दो अगर मैं बात करूं तो टेस्टिंग से ही आपके न्यूमेरिकल पोर्शंस भी बनते हैं, जैसे कि साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी का क्वेश्चन आप लोगों का बन जाता है, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों का मेंटेनेंस का एक क्वेश्चन भी यहीं से बनता है, ठीक है। तो कुछ टॉपिक्स हैं यहाँ पर आपकी टेस्टिंग की जो इंपॉर्टेंट है। तो अगर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का टॉपिक जो आपको बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना है तो वो टेस्टिंग होने वाला है, ठीक है। यूनिट क्यों मॉडरेट बोल रही हूँ, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, और धीरे धीरे अभी रिदम बन रही होगी। तो प्लीज वो 10 यूनिट का एक कॉलम बना लेना, किससे कितने क्वेश्चन आए थे, और नोट डाउन करते रहना। एंड में जरूर बताना आपको कितने क्वेश्चन किस यूनिट के मिले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आप लोगों का आ जाता है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स से। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स से क्वेश्चन है, और टॉपिक है आप लोगों का ग्राफ थ्योरी। सबसे इजी भी यही है और सबसे डिफिकल्ट भी यही है, डिपेंड करता है कि इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों का आया है। सबसे इजी यूनिट भी यही है और सबसे डिफिकल्ट यूनिट भी आपका यही माना जाता है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। स्पेशली अगर ग्राफ थ्योरी की मैं बात करूं तो ग्राफ थ्योरी हर साल और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उठा के देख लो जिसमें सीएस आता है, सभी एग्जाम्स के अंदर आपका ग्राफ थ्योरी से क्वेश्चन बनेगा। आपके इस एग्जाम के भी अंदर लगभग 2 से 3 क्वेश्चन हैं जो ग्राफ थ्योरी से बने हैं, जिसमें सबसे पहले तो सबसे बेसिक टाइप का क्वेश्चन आप लोगों के सामने मैंने रखा है यहाँ पर। बहुत ही बेसिक तरीके से पूछा है कि अनडायरेक्टेड ग्राफ के अंदर आपके नंबर ऑफ ऑड डिग्री वर्टिसेस जो होती है वो इवन होती है, और सम ऑफ डिग्रीज ऑफ ऑल वर्टिसेस इवन होती है। तो बिल्कुल सही बात है, इसको हम लोग बोलते हैं हैंड शेकिंग लेमा। हैंड शेकिंग लेमा इसको हम लोग बोलते हैं। होपफुली आप सभी लोगों को याद आ गया होगा, राइट। तो आपकी जो और नंबर की डिग्रीज होती है वो भी काउंटिंग के अंदर इवन ही होती है, और जो आप लोगों की टोटल सम होता है वो भी इवन ही होता है। कोई मुझे फॉर्मूला बता सकता है हैंड शेकिंग लेमा का? किसी को फॉर्मूला अगर याद हो तो, हैंड शेकिंग लेमा का फॉर्मूला।
देखो अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो अगर ई एजेस हैं और वी वर्टिसेस हैं तो कोई मुझे बता सकता है कि फॉर्मूला क्या होता है? डिग्री इज इक्वल्स टू 2E है? नहीं। सम ऑफ वर्टिसेस इक्वल्स टू 2E होता है ना? हाँ जी। और डिग्री होती क्या है? उस पर्टिकुलर वर्टेक्स से कितने इनकमिंग एंड आउटगोइंग एजेस हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है बड़ा मजेदार। अब क्योंकि 2021 का पेपर जिसने भी दिया है उसको ये चीज अच्छे से पता होगी कि 2021 में भर भर के आए थे इंटरफेस इश्यूज, और इंटरफेस इशू का एक ये छोटा सा नमूना आप लोगों के सामने है, जिसके अंदर ये टेबल आई थिंक गिवन नहीं थी या मिसिंग थी या 2-3 दिन बाद में आपको मिली थी। हाँ बिल्कुल, राइट। सो इफ यू रिमेंबर, तो ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। अच्छा, क्वेश्चन अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि स्टूडेंट कोर्स स्कीमा है जिसके अंदर एक स्टूडेंट है एक कोर्स है, ठीक है। रोल नंबर जो है वो प्राइमरी की है स्टूडेंट रिलेशन का, और कोर्स नंबर जो है वो प्राइमरी की है कोर्स का। तो दो टेबल्स है आप लोगों के पास में, एक कोर्स है और एक स्टूडेंट है। दो टेबल्स गिवन है, दो रिलेशन आप लोगों के पास में है। डिग्री ऑफ ऑल वर्टिसेस नहीं होता, सम ऑफ ऑल वर्टिसेस जो है वो बराबर 2E होता है, ठीक है। हाँ, जिसको आप बोल भी सकते हो कि डिग्री ऑफ ऑल वर्टिसेस बराबर 2E। ये आपका फॉर्मूला होता है हैंडशेकिंग लेमा, ठीक है। आई होप यू रिमेंबर इट नाउ। चलिए, तो यहां पर आप लोगों के पास में दो टेबल्स हैं। इसका बोला हुआ है कि कोर्स नंबर है और इसका बोला हुआ है स्टूडेंट नहीं रोल नंबर, ठीक है। दोनों प्राइमरी कीज आप लोगों को गिवन है। अच्छा, कितने कितने एट्रीब्यूट्स है दोनों के अंदर? 3-3 एट्रीब्यूट्स है, तो इसलिए आप देख सकते हैं मैंने 3 कॉलम्स बना दिए हैं। आप लोगों से बोल रहा है कि एट्रीब्यूट कोर्स नेम जो है कोर्स का वो यूनिक वैल्यूज लेता है, ऑब्वियस सी बात है, प्राइमरी की है। तो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इन कोर्स एंड स्टूडेंट टेबल्स आर 3 and 5 रिस्पेक्टिवली। आपको ये बताना है कि किसी भी रिलेशनल अलजेब्रा क्वेरी को अगर हम एग्जीक्यूट करें, जो कि आप लोगों का क्या गिवन है, आर इज इक्वल्स टू स्टूडेंट क्रॉस कोर्स, तो कौन कौन से ऑप्शन है जो यहाँ पर सही हो जाते हैं? अच्छा, सबसे पहली बात तो मुझे बताइएगा, स्टूडेंट क्रॉस कोर्स किया हुआ है क्या? यहाँ पर मैं मान लू कि कार्टेशियन प्रोडक्ट किया हुआ है, कार्टेशियन प्रोडक्ट, और कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होता है, हर एक एलिमेंट हर दूसरे रिलेशन के एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है। दिस इज नॉट अ नेचुरल जॉइन जो सिर्फ यूनिक वैल्यूज पे होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट में जितने भी होते हैं, अगर मैं ए क्रॉस बी कर रही हूं, अगर ए क्रॉस बी करती हूँ तो ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो बी के सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। बिगेस्ट रिलेशनशिप पॉसिबल बिटवीन टू सेट्स इज अ कार्टेशियन प्रोडक्ट। सही? राइट, सही बात है। चलो बढ़िया। तो अब यहां पर मुझे देख के बताइए आप लोग कि ए क्रॉस बी की अगर मैं बात कर रही हूं या कोर्स क्रॉस स्टूडेंट की बात कर रही हूँ, तो डिग्री पूछी गई है, कार्डिनैलिटी पूछी गई है, फॉरेन की पूछी गई है, और स्टूडेंट की और कोर्स की दोनों की ही पूछी गई है। सबसे पहली बात तो आ जाती है कार्डिनैलिटी। कार्डिनैलिटी मतलब क्या? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट पर्टिकुलर रिलेशन। या अगर मैं बात करूं कार्टेशियन प्रोडक्ट करने के बाद में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात की जाए तो वो आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे आपके। हाँ जी, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे, और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे? क्या 15 यहां पर आएगा? ठीक है, तो कार्डिनैलिटी हो जाएगी 15। क्यों, कहां है ये? देखो 3 × 5 15,
देन आप लोगों से पूछा जा रहा है डिग्री, और डिग्री कितनी होती है, टोटल जितने एलिमेंट्स हैं, जितने एट्रीब्यूट्स हैं आप लोगों के, तो डिग्री कितनी आएगी, डिग्री आ जाएगी 6। फॉरेन की, स्टूडेंट की, स्टूडेंट टेबल की, स्टूडेंट रिलेशन की फॉरेन की बतानी है, और कोर्स की भी फॉरेन की बतानी है। तो अगर मैं इन दोनों को रिलेट करूं तो जो इसकी प्राइमरी की होती है वो इसके लिए इसकी फॉरेन की के जैसा एक्ट करती है, ये बोल सकते हैं, क्योंकि फॉरेन की में भी यूनिक वैल्यूज हमारी होनी चाहिए। तो बस बता दीजिए कि किसकी क्या होने वाली है। एक बात बताइए, यहां पर साफ साफ कहा गया है कि स्टूडेंट को कोर्स से रिलेट कर रहा है, यानी कि आप लोगों से क्या मैं फॉरेन की कोर्स टेबल की निकाल सकती हूं क्या, कोई होगी नहीं, बट स्टूडेंट की निकाल सकती हूं। कैसे, कोर्स नहीं, या सॉरी कोर्स नंबर। देखो यहां पर ये जो कोर्स नंबर है वो प्राइमरी है और इसको इससे रिलेट कर रहा है, तो कोर्स नंबर जो है वो स्टूडेंट का क्या हो जाएगा, फॉरेन की हो जाएगा, वेयर कोर्स के लिए कोई भी फॉरेन की है नहीं। तो बस यही आपका करेक्ट आंसर है। आई थिंक डी यहां पर आपका आंसर सही बन रहा है। ठीक है जी, कंप्यूटर साइंस हिंदी में नहीं है जी, ठीक है, कंप्यूटर साइंस हिंदी में नहीं है, मेरी बिल्कुल भी प्रोफिशिएंसी नहीं रहेगी उसमें, ठीक है। आप हिंदी वाले से ही पढ़िए प्लीज। चलो भाई, यहां तक समझ में आया क्या, कुछ क्वेश्चन हमने किए हैं। अगर रिदम समझ में आ रहा है तब तो देखो फायदा है इस क्लास को कंटिन्यू करने का। ठीक है, तभी मजा आएगा, तभी फायदा हो, अगर आपको फायदा हो रहा है तभी हम लोग इस सेशन को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अब यहां पर जैसे मैंने आपको शुरू से बताया है, टॉपिक लिख लीजिए जी एसक्यूएल, और यूनिट है अपना डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट। ठीक है, अगर इसके हम लोग मस्ट टू डू टॉपिक्स की बात करें, एसक्यूएल हो गया, नॉर्मलाइजेशन हो गया, जिससे पहले आप लोगों को कैंडिडेट की, प्राइमरी की, सुपर की, फॉरेन की, ये सारे कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, और उसके अलावा ट्रांजैक्शन एंड कॉन्करेंसी कंट्रोल, जिसमें भी आपका कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी एंड व्यू सीरियलाइजेबिलिटी, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसके हैं। अगर टॉपिक की बात करूं या बेसिकली इसकी डिफिकल्टी लेवल की बात करूं तो इसका डिफिकल्टी लेवल रहता है मॉडरेट, उसमें भी मैं आपको बता देती हूं। अगर बात की जाए एसक्यूएल जैसे क्वेश्चंस की तो मॉडरेट, अदरवाइज इजी टू मॉडरेट ही आपका लेवल रहता है। ठीक है, सही, होपफुली आप लोग मेंटेन कर रहे होंगे टेबल। चलिए जी, व्हील ग्राफ का क्वेश्चन आ गया है। जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने मुझसे कंप्यूटर साइंस पढ़ी है पिछले साल एग्जाम देने से पहले, उनको याद होना चाहिए, जब मैं ग्राफ थ्योरी पढ़ा रही थी तो उस ग्राफ थ्योरी में स्टार मार्क करा के नोट बना के लिखवाया था आपको व्हील ग्राफ। तो यहां पर आपको यही आंसर बताना है जी कि व्हील ग्राफ जो है उसमें अगर WN से मैं शो करती हूं तो N की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, N की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, BN B+ ट्रीज बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बट वो अपना डेटा स्ट्रक्चर्स का या फिर आप डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, ट्री और ग्राफ में वहीं पढ़ाती हूँ ना। हाँ जी, व्हील ग्राफ देखो, जो N की वैल्यू है 3 से बड़ी होनी चाहिए, N की वैल्यू जो है वो 3 या 3 से बड़ी होनी चाहिए। तो ऑब्वियस ही बात है कि यहां पर जो है वो क्या नहीं हो सकता, 2 आंसर हो नहीं सकता, और पूछ रहा है कि रेगुलर होना चाहिए तो 5 नहीं हो सकता, यानी करेक्ट आंसर 3 और 4। दूसरा क्वेश्चन है ग्राफ थ्योरी से, आज की क्लास का ग्राफ थ्योरी का ये दूसरा क्वेश्चन हुआ है, अब तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं उसके कंपैरिजन में। नेक्स्ट देखिए जी, यहां पर आ गया है आप लोगों का बाइनरी ट्री, बेसिकली सॉरी B+ ट्री से आपका सवाल आ गया है, और अभी बात ही हो रही थी कि B+ ट्री की बात हो रही थी। देखो कॉम्प्लेक्स क्वेरी, देखो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट को एसक्यूएल में प्रॉब्लम होती है, जैसे कि अभी मोहित भी यहाँ पर लिखकर बोल रहा है। देखो मैं आपको एक सिंपल सा ट्रिक सिखाती हूँ, एसक्यूएल लिखने के अंदर
एग्जीक्यूट करवाने के अंदर किसी को प्रॉब्लम आ सकती है, बट एसक्यूएल क्वेरी लिखी हुई पढ़ने में आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। आपको बस पढ़ना अच्छे से आना चाहिए। अगर आप क्वेरी को ढंग से पढ़ पा रहे हो, आपको बेसिक रूल्स पता है, ठीक है ना, आपको जितने भी हमारे होते हैं DDL, DML, DCL या TCL, जितने भी होते हैं, आपको ये बेसिक कमांड्स पता होनी चाहिए, आपको कुछ ऑर्डर्स पता होने चाहिए, ठीक है, आपको जो है वो आपके जितने भी एग्रीगेट फंक्शंस होने चाहिए ये पता होनी चाहिए। ऑर्डर से मेरा मतलब है कि ग्रुप बाय हो गया, हैविंग हो गया, ये सारी चीजें हो गई, नेस्टेड क्वेरी हो गई, ये बेसिक्स भी अगर आपको पता है तो आपको रीडिंग अगर एसक्यूएल क्वेरी की आती है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में। मैं वहां तक समझ सकती हूँ कि अगर खुद से क्वेरी लिखनी हो तो प्रॉब्लम आ सकती है, बट मुझे नहीं लगता कि क्वेरी पढ़ने में प्रॉब्लम आनी चाहिए। तो बेसिक्स पे काम करो और प्रैक्टिस करो क्वेरी पढ़ने की, तो अपने आप मुझे लगता है बेटर हो जाएगा आपका। 3 और 4 दोनों ही आंसर होंगे, बी एंड सी बोथ, ठीक है। चलो अब यहां पर B+3 की बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन कुछ दिनों पहले ही मैंने सॉल्व करवाया था आप लोगों को, बट अगेन सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो यहां पर हमारे पास में दो चीजें रहती है। अगर B+3 की हम लोग बात करें तो मेरे पास में एक तो होता है डेटा पॉइंटर, एक मेरे पास में होता है रिकॉर्ड पॉइंटर की वैल्यू के लिए। और अगर मैं ऑर्डर की बात करूं, M जो ऑर्डर होता है, तो हम सब लोग जानते हैं कि M-1 की जो वैल्यू होती है या ऑर्डर -1 जो होते हैं वो मेरे पास में चिल्ड्रन होते हैं। ये सही है? यहां तक सब मेरे साथ है क्या? जो आप लोगों की चिल्ड्रन होते हैं टोटल वो कितने होते हैं, और ऑर्डर जो है वो आपका क्या रह सकता है। ये तो बेसिक प्रॉपर्टी है B+3 की। देखो आज का मेरा मोटिव यही है कि मैं आप लोगों को ये बता सकूं कि टॉपिक्स इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं, एनालिसिस करके और पेपर सॉल्व करके आपके सामने दिखा सकूं, ठीक है। और मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि बेसिक थोड़ा बहुत आता होगा आपको, जैसे B+3 और ये सारे टॉपिक्स आते होंगे। ऑब्वियसली हम फाउंडेशन बैच नहीं चला रहे हैं, तो इतना तो मैं एक्सपेक्ट कर ही रही हूँ। और बाकी इस क्लास के खत्म होने के बाद में कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हो कि अगर आप बिल्कुल ही फ्रेशर हो तो हम अलग तरीके से पढ़ेंगे उसके लिए, ठीक है। उसके लिए फिर थ्योरी क्लासेस होती है। ओके चलो जी, हाँ तो B+3 की बात हो रही है और यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं ऑर्डर की। ऑर्डर को हम रिप्रेजेंट करते हैं M से। तो सॉल्व करके बताइए मुझे कि यहाँ पर क्या आंसर आने वाला है। कर रहे हैं क्या ट्राई? अगर ट्राई कर रहे हैं तो इट्स बेटर टू वेट, अदरवाइज हम सॉल्व करें। देखो बेसिकली इसको या तो आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो, कैसे? आप सबको पता है कि ब्लॉक जो है, ब्लॉक के अंदर आप लोगों के पास में या पूरी मेमोरी के अंदर इस तरीके से ब्लॉक्स होते हैं, ये ब्लॉक 1 ब्लॉक 2 इस तरीके से, या ब्लॉक 0 ब्लॉक 1 ऐसे करके। तो 1 0 2 3 तक तो टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स हैं आपके पास में, 1K की साइज है। और हर ब्लॉक में कुछ रिकॉर्ड्स होते हैं। इन रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट करने वाला रिकॉर्ड पॉइंटर होता है आपके पास में, और जो रिकॉर्ड पॉइंटर है वो आप लोगों को गिवन है 7 बाइट्स का। तो हर के अंदर अगर मैं बात करूं तो इस तरीके से आप लोगों के पास में 7 बाइट्स का टोटल रिकॉर्ड्स हो गए हैं। आप लोगों से ये कह रहा है कि जो वैल्यू फील्ड है यानी कि जो की फील्ड है, की वो कितनी है? वो है आप लोगों के पास में 9 बाइट्स की। और जो आप लोगों का ब्लॉक पॉइंटर है वो 6 बाइट लॉन्ग है। जो ब्लॉक पॉइंटर है वो कितना है? वो 6 बाइट का है। ये सारी वैल्यूज लेनी है, बेसिक सा फॉर्मूला होता है इफ यू रिमेंबर। तो जो भी आप लोगों का ऑर्डर रहता है, जो भी आप लोगों का ऑर्डर रहता है दैट इज M के साथ में आप मल्टीप्लाई करते हैं जो भी आप लोगों की रिकॉर्ड पॉइंटर की वैल्यू रहती है, प्लस जो भी आप लोगों की ब्लॉक पॉइंटर की वैल्यू रहती है उसे आप लोग लेते हैं और सब्सटीट्यूट करते हैं, टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स में डिवाइड कर देते हैं बेसिकली जो भी है आप लोगों के पास में। तो ब्लॉक पॉइंटर की वैल्यू प्लस आप लोगों के पास में जो की वैल्यू है वो ऑफ M ऑर्डर,
विच विल बी ऑलवेज लेस देन टोटल ब्लॉक साइज, टोटल जो आप लोगों का मेमोरी साइज है, लेस देन इक्वल्स टू। बस इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है और बेसिकली आंसर निकाल लेना। तो निकाल के देखिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बी प्लस बी ट्रीज, ये आप लोगों के इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एम यानी कि ऑर्डर मुझे निकालना है, रिकॉर्ड पॉइंटर की वैल्यू ऑलरेडी मुझे गिवन है 7 प्लस आपके पास में 6 और 9, यहां पर m विच इज लेस देन इक्वल्स टू 1024। सॉल्व करेंगे तो 7m प्लस 15m लेस देन इक्वल्स टू 1024। एक गड़बड़ मैंने करी है यहाँ पे, पूरा होल के साथ में नहीं होता है, वैल्यू के साथ नहीं आता, ये है। ठीक है, इसके पूरे के साथ में नहीं आएगा। +6 + 9m, ठीक है, तो ये आपका 16m बराबर 1024 या लेस देन इक्वल्स टू 1024 -6, और m की वैल्यू के लिए 1024 -6 अपॉन 16 आप कर देंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला लिख लीजिए, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रिकॉर्ड पॉइंटर इनटू जो भी आप लोगों का ऑर्डर रहता है प्लस आप लोगों का ब्लॉक पॉइंटर इनटू की मल्टीप्लाई बाय ऑर्डर अगेन, जो आपका की पॉइंटर रहता है वो, जिसको हम वैल्यू भी बोलते हैं। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व यहां पर कर सकते हैं। ओके जी, या फिर एक और तरीका मैंने सिखाया था आप लोगों को एग्जाम के अंदर, इफ यू रिमेंबर, या जितने भी स्टूडेंट थ्योरी क्लास लेते हैं वहां पर मैंने आप लोगों को और एक तरीका सिखाया था जिसके अंदर मैंने 1024 को कन्वर्ट किया था। ठीक है, दोनों में से जो भी तरीका आपको आसान लगता है आप उस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्टली फॉर्मूला किसी को अप्लाई करना अच्छा लगता है तो वो ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकता है। ठीक है, मैंने इस पीडीएफ में डाल दिया है, जो पीडीएफ मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी। ठीक है, ये पूरी की पूरी पीडीएफ नेट JRF अदिति टेलीग्राम चैनल जो है हमारा, वहां पर मैं आपसे शेयर कर दूंगी। चलिए जी, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आ गया आप लोगों का अगेन डिस्क्रीट मैथमेटिक्स से, और क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल, कुछ भी ज्यादा नहीं करना है इस क्वेश्चन के अंदर, बस समझने वाला क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी के और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों के रहते हैं वो सबसे सिंपल होते हैं। सिक्सटी 64 से कम वैल्यू आएगी ना, लेस देन इक्वल्स टू है तो उससे कम वैल्यू आएगी, इसलिए 63 हम लोग ले लेंगे ना, 63 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, हाउ मेनी वेज आर देयर टू असाइन 5 डिफरेंट जॉब्स टू 4 डिफरेंट एम्प्लॉयज इफ एवरी एम्प्लॉयज इज असाइंड एटलीस्ट 1 जॉब। आपके पास में मान लेते हैं ABCD, कितने एम्प्लॉयज है? 4 एम्प्लॉयज है, और चारों एम्प्लॉयज के अंदर मुझे 5 जॉब्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन को समझने के लिए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस काफी ज्यादा आते हैं तो क्वेश्चन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको एक तरीका सिखाती हूँ। 5 जॉब है, 4 लोगों के अंदर डिवाइड करनी है, तो एटलीस्ट 1 जॉब सबके पास में होनी चाहिए। और क्या कर सकते हो आप, मान लीजिए एक एक को एक एक्स्ट्रा जॉब असाइन कर दो। उम्मीद करती हूँ समझ में आया होगा मैंने क्या किया है। देखो, बेसिकली मैंने क्या किया, एटलीस्ट सबको 1 जॉब दे दी, एक को एक्स्ट्रा दे दी, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ जॉब्स मेरे पास में 5 थी। तो मेरे पास क्या बन गया है, देखो मेरे पास 5 जॉब्स थी, मैंने एक को एक दी, एक को एक दी, बची मेरे पास 2 जॉब, इसको दे दी, क्योंकि एटलीस्ट 1 जॉब सबको बांटनी थी। सेम सिनेरियो दूसरे का बना लिया। अब आप किसी भी एक को ले लीजिए, उसके लिए आपको पता ही है कि हम PNC लगाएंगे, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 से, क्योंकि सेम ही केस बनेंगे, और बस आप लोग आंसर अपना निकाल लीजिए। कैसे निकालना है वो भी बता देती हूँ। आपके पास में टोटल जॉब है 5, C1 करेंगे क्योंकि A के लिए, यानी कि एक जॉब 5 में से आपने असाइन कर दी A को, मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि आपको भी पता है प्रोडक्ट रूल और सम रूल। सम रूल लगता है और कंडीशन के अंदर, प्रोडक्ट रूल लगता है सभी इक्वेशंस के लिए।
यानी कि अगर दो चॉइसेस में से एक चॉइस करना हो तब हम लोग और लगाते हैं, जैसे पिजन होल रूल आपको बोलते हैं इसे। और अगर मुझे कंबाइन कंडीशन लगानी होती है तो मैं प्रोडक्ट लगाती हूँ, मल्टीप्लाई लगाती हूँ। दूसरे यानी कि बी के लिए तो आपके पास में इस बार 5 जॉब नहीं बची है, इस बार मेरे पास में 4 जॉब्स बची है। तो 4C 1 अगेन मल्टीप्लाई बाय 3C 1 अगेन। यहां तक हो गया सी का काम। बच्चे कौन से हैं? बच्चे हैं आप मेरे पास में 2C2। तो ये मैंने कर दिया। ये मैंने निकाला है एक केस। ऐसे मेरे पास में कितने केसेस बन रहे हैं? 4। कितने? 1 2 3 एंड 4। इसको 4 से मल्टीप्लाई करिए, सॉल्व करिए, आंसर निकल जाएगा आप लोगों का। कैसे सॉल्व करते हैं चलिए आइए देखते हैं। 4 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस 1 4 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। लिखने की जरूरत नहीं है। 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 1 3 फैक्टोरियल अपॉन, मैं 1 फैक्टोरियल नहीं लिखूंगी, 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 0 फैक्टोरियल दैट इज 1 ओनली। अगेन ये भी नहीं लिखूंगी। इसको आगे आप सॉल्व करो तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 4 को मल्टीप्लाई करना है तो 5 इंटू 4 फैक्टोरियल नीचे कट जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल तो 1 आ जाएगा। 5 4 जा 20, 23 जा 60, 64 जा 240। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस ऐसे पॉसिबल आपके पास में 240। ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो होपफुली कि आपको समझ में आया होगा कि ऐसे क्वेश्चंस कैसे। आपका कोई और तरीका भी हो सकता है, मैंने आपको शायद पिछली बार कोई और तरीका भी सिखाया होगा भी, बट फिलहाल के लिए सबसे बेसिक तरीका, सबसे सिंपल अप्रोच यही होती है। जो केसेस आपको रिक्वायर्ड है वो केसेस आप बना लो, उनके अकॉर्डिंग पिजन होल रूल लगा लो और आपका आंसर आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी का डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में एक क्वेश्चन हर बार आता है, चाहे वो कार्ड वाले से आए, चाहे वो डाइस वाले से आए, चाहे वो इस तरीके से आए जॉब और मैम टूथेक एंड कैविटी वाला क्वेश्चन जो है वो अरेंज सही से हुआ था या? देखो दोनों ही रीजंस थे। सबसे पहली बात तो इंटरफेस इशू की वजह से हुआ था क्योंकि अरेंज सही से नहीं था, और दूसरा मेरे हिसाब से तो वो आपके आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट भी था इसलिए भी। ठीक है, अगर आप लोगों ने तैयारी करी है तो आपको ये चीज अच्छे से पता होगी कि टोटल 10 यूनिट में से 28-30 सब्जेक्ट्स में से 28-30 सब्जेक्ट्स करके नहीं जाने होते हैं। और अगर मान लीजिए आपने प्रोबेबिलिटी वाला टॉपिक पढ़ा है तो मैं जैसे आपको बोलती हूँ ना डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में ऑप्टिमाइजेशन आप छोड़ के जा सकते हैं, उसी तरीके से ये टॉपिक आ जाता है। तो इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आपकी क्या प्रायोरिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से, रिलेशनल स्कीमा से आप लोगों का क्वेश्चन है। रिलेशनल डेटाबेस स्कीमा रिप्रेजेंट द लॉजिकल डिजाइन ऑफ द डेटाबेस। बिल्कुल सही बात है। कहता है करंट स्नैपशॉट जो होता है वो डिग्री ऑफ रिलेशन शो करता है क्या? बिल्कुल नहीं। करंट स्नैपशॉट जो होता है वो आप लोगों को स्कीमा देता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन भी आपको नोन है। प्लीज नोट डाउन करिएगा। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, रिलेशनल स्कीमा, कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्डिनैलिटी, टोटल पार्टिसिपेशन, पार्शियल पार्टिसिपेशन, ये वो वाला टॉपिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलिए जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आप लोगों का किससे रिलेटेड है? वो रिलेटेड है आप लोगों का कि ट्रांजैक्शन में बी इन फॉलोइंग स्टेट्स। बेसिकली यहां पर आप लोगों से ट्रांजैक्शन साइकिल के बारे में पूछा गया है। ट्रांजैक्शन साइकिल अगर आप सभी लोगों को याद हो तो हम लोग एक्टिव स्टेट में आते हैं। ठीक है, एक्टिव से हम लोग किस में जा सकते हैं? देखो एक्टिव से हम लोग या तो फेल्ड स्टेट में जा सकते हैं या फिर हम लोग पार्शियल कमिटेड स्टेट में जा सकते हैं, और दोनों के बाद में हम कमिट हो ही जाते हैं। ठीक है, जिसको आप टर्मिनेटेड भी बोल सकते हो। तो आप लोगों से यही पूछा जा रहा है कि फॉलोइंग स्टेट्स ड्यूरिंग इट्स एग्जीक्यूशन साइकिल, तो कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन एनवायरमेंट है। एक्टिव स्टेट ड्यूरिंग इट्स एग्जीक्यूशन, फाइंड इट्स नेक्स्ट ट्रांजैक्शन स्टेट फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो ऑब्वियसली बात है कि आप लोगों का दो ऑप्शन हो सकते हैं यहाँ पर, क्या? या तो हम लोग फेल्ड में जा सकते हैं या पार्शियली कमिटेड में जा सकते हैं। सो ट्रांजैक्शन साइकिल से क्वेश्चन आया था आप लोगों का। ओके चलिए, तो ट्रांजैक्शन एंड कॉन्करेंसी कंट्रोल, कॉन्करेंसी कंट्रोल और ट्रांजैक्शन का पहला टॉपिक होता है ट्रांजैक्शन लाइफ साइकिल। वहीं से आपका सवाल बन गया था, तो इजी लेवल माने जाए इसको भी। भाई देखो एक थम्स अप आना चाहिए,
एक एनकरेजमेंट आना चाहिए, देखो तभी मजा आएगा हमको ये सीरीज करने में। मैं सोच रही हूँ, प्लान कर रही हूँ कि रोज रात में हम लोग इस तरीके से रखें कुछ दिनों के लिए सेशन, सो दैट आपका कंप्लीट पेपर मैं सॉल्व करवा दूं। राइट, तो वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है। अगर रोज भी नहीं हो पाएगा तो एटलीस्ट ऑल्टरनेट डेज तो मैं पक्का आप लोगों के लिए ये सेशन लगा दूंगी। बस आप लोगों को अगर रिक्वायरमेंट है तो आप लोग जरूर मुझे बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्राफ थ्योरी से तीसरा सवाल, इस पूरे एग्जाम पेपर का तीसरा सवाल आ गया ग्राफ थ्योरी से। प्लानर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्लानर ग्राफ्स। क्वेश्चन ये भी हमने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है। आप लोगों के पास में 3 ग्राफ्स है, सॉरी फॉर द बैड क्वालिटी, बट यही आप लोगों की क्वालिटी गिवन थी, होपफुली विजिबल होगा। तो भाई प्लानर देखो, पहला वाला तो दिखते ही प्लानर दिख रहा है, इसको उठा के यहाँ, इसको उठा के यहाँ रख दूंगी। बेसिकली अगर डायग्राम बनाऊं तो ए हो गया, डी हो गया, एफ हो गया, सी हो गया, ठीक है ना, ये ई है ना, ये वाला ई बना दिया। अब मैंने यहाँ पर लगा दिया सी को और यहाँ पर लगा दिया बी को। अब ये देख लीजिए बिल्कुल प्लानर है, नो क्रॉस एजेस। इसी तरीके से बी का बनाओगे तो बी भी बन जाएगा, बट जो सी है वो नहीं बनेगा। सही है, सी नहीं बनेगा। आप लोग चाहे तो ट्राई करके देख लीजिए, बट सी नहीं बनेगा। इसका आई थिंक एग्जाम में क्वेश्चन का आंसर गलत गिवन था, बोनस भी हुआ था ये सवाल आप लोगों का। और कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को क्या निकालने होते हैं कि क्रॉस ओवर एजेस नहीं होनी चाहिए। उस ग्राफ को हम लोग प्लानर ग्राफ बोल देते हैं, दैट इज इट। ठीक है, अब प्लानरिटी चेक करने के लिए कुछ आप लोगों के पास में रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। जैसे आप टोटल नंबर ऑफ एजेस, टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस, डिग्री काउंट कर सकते हो, और डिग्री, इवन डिग्री काउंट आउट कर सकते हो। अगर कभी कभी जैसे कि इस डायग्राम के अंदर तो डायरेक्टली दिख गया, ठीक है, इस डायग्राम के अंदर तो डायरेक्टली दिख गया, बट अगर नहीं दिखे तो आप इस तरीके से बहुत सारी चीजें लगा सकते हो। ठीक है, हाकिम हकीमी आप लोगों को अगर याद हो, सॉरी हकीमी जो आप लोगों की है, जिसमें हम लोग डिग्री सीक्वेंस निकालते हैं, उस फॉर्मूले को यूज करके आप डिग्री सीक्वेंस भी निकाल के देख सकते हो कि प्लानर है कि नहीं है। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। टॉपिक इंपॉर्टेंट है, प्लानर ग्राफ्स यहाँ पर आप लोगों का टॉपिक है, ग्राफ थ्योरी का। आई थिंक 3rd क्वेश्चन आपको मैंने दिखा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एसक्यूएल से एक और क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर आया है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम टॉपिक क्वेश्चन है आप लोगों का एसक्यूएल से, पढ़िए। आप लोगों को गिवन है स्टूडेंट कोर्स स्कीमा, अगेन सेम स्कीमा आप लोगों को गिवन है। आई थिंक ये सेम ही क्वेश्चन है जिसका अभी हमने मैच द कॉलम किया था, सिर्फ इस बार आप लोगों को क्वेरी गिवन है। आपको क्या फाइंड आउट करना है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन ईच कोर्स आपको फाइंड आउट करना है। तो देखो एग्रीगेट फंक्शन टोटल, सॉरी काउंट आप लोगों का यहाँ पर यूज हो रहा है। काउंट स्टार मतलब ही होता है काउंट ऑल, काउंट ऑल करना है। टोटल फ्रॉम स्टूडेंट नेचुरल ज्वाइन कोर्स, नेचुरल ज्वाइन लगाएंगे तो ऑब्वियसली बात है कि सारी की सारी सिर्फ यूनिक वैल्यूज हमको मिलने वाली है। तो बिल्कुल सही आपकी फर्स्ट क्वेरी लिखी हुई है। नेक्स्ट क्वेरी में देखो सी डॉट कोर्स नेम लिखा हुआ है और एस का भी कुछ यूज किया होगा, फिर तो एस डॉट बेसिकली एलियासेस यूज किए हुए हैं। और ये हम क्यों बनाते हैं, टेम्पररी टेबल को यूज करने के लिए बनाते हैं। दोनों सेम ही चीज है, इसको डायरेक्टली लिखा हुआ है, इसको सिर्फ एलियास बना के लिखा हुआ है, जहां पर हम वेयर और ग्रुप बाय यूज कर रहे हैं। ये भी बिल्कुल सही है। अच्छा, एक और सवाल मैं आप लोगों का यहाँ पर बना सकती हूँ, ग्रुप बाय और हैविंग, है ना। वैसे हैविंग और वेयर दोनों में से एक चीज ऑप्शनल होती है, वेयर हटा दो, हैविंग लगा दो। इन दोनों का ऑर्डर पे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं आप लोगों के। तो ग्रुप बाय के बाद हैविंग आता है कि हैविंग के बाद ग्रुप बाय आता है, ये भी एक बहुत फेमस सवाल है आप लोगों के एग्जाम्स का। तो देखिए ये बिल्कुल करेक्ट ऑर्डर मैंने यहां पर लिखा है। सिलेक्ट कोर्स नेम, कोर्स काउंट ऑल किया हुआ है, टोटल फ्रॉम कोर्स, टोटल नहीं टोटल नंबर ऑफ कोर्सेज नहीं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, बस रीडिंग ही थी। देख लीजिए, अब आप रीड करते ही समझ में आ गया कि हमको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालने, टोटल नंबर ऑफ कोर्सेज नहीं निकालने। टोटल नंबर ऑफ
स्टूडेंट्स इन पर्टिकुलर कोर्स हमको निकालने हैं, तो ये आईडी आप लोगों की गलत हो जाएगी। करेक्ट आंसर आई थिंक इसका ए होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का आ गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों का भाई, और ये है आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। डेटा स्ट्रक्चर्स है ना, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम इंपॉर्टेंट यूनिट, हाँ ग्रुप के बाद में हैविंग आता है, बिल्कुल सही। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, इंसर्शन, डिलीशन, है ना, जितने भी आपके ऑपरेशंस होते हैं उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। इसके लिए मैंने आप लोगों को अलग से चार्ट बनवाने के लिए बोला भी था, जब मैंने अभी आप लोगों के लिए एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें मैंने अपना ग्रीन कलर का रजिस्टर आपको दिखाया था, जिसमें मैंने हर के लिए अलग अलग टेबल बनाई थी। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी उसका एक टॉप प्रायोरिटी चीज है। 100% इसकी प्लीज टेबल बनाइएगा, रोज इसे रिवाइज करिएगा। 100% आपका एक क्वेश्चन अटकेगा ही अटकेगा उस टेबल का, 100% है ये। चलिए जी, तो यहां पर आप लोगों से कह रहा है कि एक डेटा स्ट्रक्चर है, आपको डेटा स्ट्रक्चर पहचानना था इस क्वेश्चन के अंदर, जिसके अंदर कोई भी ऑपरेशन हो आप लोगों को ऑर्डर ऑफ लॉग एन टाइम लगता है, वेयर एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर देयर। डिलीशन और इंसर्शन अगर दोनों ही प्रेजेंट नहीं है, तो किसी भी एक एलिमेंट को या स्मॉलेस्ट एलिमेंट को अगर ऐड करना हो, स्मॉलेस्ट एलिमेंट को डिलीट करना हो, तो हम जो है ऑर्डर ऑफ लॉग एन टाइम के अंदर ये कर सकते हैं। तो देखिए गाइस, इसका करेक्ट आंसर होगा बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री। क्यों? क्योंकि जो बीएसटी होता है, जैसे कि हम जानते हैं, रूट नोड के जितने भी लेफ्ट में होते हैं उसके वो लेफ्ट डिसेंडेंट्स सब उससे छोटे होते हैं, राइट वाले उससे बड़े होते हैं। सिमिलरली लेफ्ट वाला छोटा, राइट वाला बड़ा, इससे तो छोटा ही होगा बट इससे बड़ा होगा, इस तरीके से करते हैं। तो बेसिकली अगर मैं सर्च लगाऊं यहाँ पर, तो मैं क्या कर सकती हूँ, बाय हाफ डिवाइड कर सकती हूँ। बाय हाफ को जब हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में कन्वर्ट करेंगे, एसिम्प्टोटिक नोटेशन में लेके जाएंगे, तो लॉग एन इसकी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है बिग O ऑफ लॉग एन। वेयर एज अगर मैं बात करूं हीप की, तो हीप के अंदर ऐसा नहीं होता, हीप के अंदर एन लॉग एन का टाइम लगता है। और अगर हीपिफाई यूज करो स्पेशली, तो हमको लॉग एन का टाइम लगता है, बट यहां पर हीपिफाई लिखा नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट तो हम बेसिक तरीके से इंसर्शन करेंगे। तो करेक्ट आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर ए, कि हीप नहीं है बट आपका बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री हो जाएगा। सही है ना, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो पेपर का डिफिकल्टी लेवल ऐसा नहीं है, ठीक है। 2021 में सबसे बड़ा प्रॉब्लम हुआ था इंटरफेस का, ऑल्दो पेपर का डिफिकल्टी लेवल ऐसा नहीं था कि हमको कुछ आउट ऑफ द बॉक्स ही पूछ लिया। अगर 10 क्या 15 क्वेश्चन भी हटा दो आप, तो फिर भी 85 क्वेश्चंस ऐसे थे जो आपके डायरेक्ट थ्योरी से आए हैं, या डायरेक्ट हम लोगों ने जो पढ़ा है उससे आएंगे, ठीक है। तो घबराने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है। चलो भाई, अब देखो यहां पर एक और क्वेश्चन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का थ्योरी क्वेश्चन है, और बिल्कुल बेसिक्स। इनिशियली जब आप लोग पढ़ते हो ना सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, तो वहां पर ये क्वेश्चन बनता है। आपसे कह रहा है कि व्हाट काइंड ऑफ नोटेशन डू फॉर्मल मेथड्स प्रीडोमिनेंटली यूज। इजी सा क्वेश्चन है। अरे भाई मैथमेटिकल यूज करते हैं हम, सबसे पहले फॉर्मल लिखा हुआ है, फॉर्मल लैंग्वेजेस डिराइव ही मैथमेटिक्स से हुई है, फॉर्मल लैंग्वेजेस हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आप लोगों का प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट यूनिट से एमवीसी मॉडल देख लीजिए, आपका मॉडल, व्यू और कंट्रोलर, जिसके अंदर मॉडल डेटा स्ट्रक्चर्स को डिफाइन करता है, व्यू आपको जो शो हो रहा है यूजर इंटरफेस बनाने के काम आता है, और कंट्रोलर जो होता है वो कंट्रोल लॉजिक संभालता है। ये आपके इंटरव्यू के अंदर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्स्ट रहता है। अगर आप वेब डेवलपमेंट के अंदर जाते हैं इंटरव्यू देने कभी, तो ये वहां पर भी पूछा जाता है, और थ्योरी पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। तो वी किस में काम करता है, व्यू पार्ट पे, यूजर इंटरफेस के पार्ट पे काम करता है। अगर आपको एमवीसी याद भी नहीं था, व्यू भी सिर्फ पता था, तो व्यू से भी आइडिया लगा सकते थे, सिर्फ व्यू से भी आइडिया लगा सकते। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही पढ़ा हुआ ही जाना चाहिए, थोड़ा बहुत कॉमन सेंस भी अप्लाई करोगे तो ये भी पढ़ा है भाई। अगर आपने 5 साल ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की है कंप्यूटर साइंस में, तो एमवीसी तो कभी ना कभी सुना ही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आप लोगों का सीएमएम मॉडल से आ गया है जी।
कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल, और लोअर से हायर इसका रेंज होती है 5 डिफाइंड इसके स्टेजेस होते हैं। इनिशियल से जो स्टार्ट होता है आप लोगों का, यानी ऑब्वियस ही बात है सी से स्टार्ट होता है, और अगर मैं एंड की बात करूं तो किससे एंड आता है? मैनेज्ड। देखो आप लोगों का आता है इनिशियल, देन मैनेज्ड, देन डिफाइंड, देन आप लोगों का क्वांटिटेटिवली मैनेज्ड आता है, और फिर ऑप्टिमाइजेशन आता है। तो बस आपको यही ऑर्डर लगा के आना था, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला इनिशियल हो गया, फिर मैनेज्ड हो गया आप लोगों का, देन आप लोगों का डिफाइंड, और लास्ट में आता है आप लोगों का ऑप्टिमाइजेशन। ऑर्डर लगाना था बस, और कुछ नहीं करना था, ठीक है जी। तो ये भी टॉपिक किसका हो गया? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का। टॉपिक क्या नाम है? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मान सकते हो, डेटा स्ट्रक्चर्स का मान सकते हो, या डा का मान सकते हो। चलिए जी, तो सॉल्व करिए और बताइए मुझे। आप लोगों से बोला है जो ब्रेथ फर्स्ट सर्च होती है, देखो हर बार रिपीटेड टॉपिक्स में से है बीएफएस और डीएफएस, डेप्थ फर्स्ट सर्च और ब्रेथ फर्स्ट सर्च। अगर मेरे पास में कोई एक ट्री है, तो जो ब्रेथ फर्स्ट सर्च होता है वो कुछ इस तरीके से मूव करता है, वेयर एज अगर डेप्थ फर्स्ट सर्च की मैं बात करूं तो वो डेप्थ वाइज जाता है, इस तरीके से जाता है, ठीक है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं बीएफएस और डीएफएस के अंदर कौन कौन से डेटा स्ट्रक्चर्स यूज होते हैं, तो जो आप लोगों का क्यू है वो यूज होता है बीएफएस के लिए, और डीएफएस के लिए यूज होता है स्टैक। क्या ये स्टेटमेंट मैं सही बोल रही हूं? इज दिस स्टेटमेंट करेक्ट और नॉट? इज दिस स्टेटमेंट करेक्ट और नॉट? बीएफएस जो है वो क्यू का यूज करता है, और जो डीएफएस है वो यूज करता है आप लोगों का स्टैक। क्वेश्चन देखिए, अगर मैं बीएफएस की बात करूं तो इज ऑप्टिमल व्हेन ऑल द स्टेप कॉस्ट आर इक्वल, वेयर एज यूनिफॉर्म कॉस्ट जो है वो ऑप्टिमल होता है विद एनी स्टेप। बिल्कुल सही बात है। व्हेन ऑल द स्टेप्स कॉस्ट आर सेम, यूनिफॉर्म जो है वो ज्यादा एक्सपेंड करता है नोट्स को, बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। यूनिफॉर्म दोनों में ही यूनिफॉर्मली काम करता है, ठीक है। यूनिफॉर्म जो है वो यूनिफॉर्म में ही काम करता है, देयरफॉर उसका नाम यूनिफॉर्म कॉस्ट है। और बीएफएस जो है वो ज्यादा आप लोगों के ब्रेथ वाइज जाता है। सो करेक्ट आंसर जो है वो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 फॉल्स है। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का आ गया, एक रिलेशनल डेटाबेस गिवन है और आप लोगों से बोला जा रहा है फंक्शनल डिपेंडेंसी आप लोगों को गिवन है। देखो मैं इसको करने का एक बहुत बढ़िया तरीका आपको सिखाती हूँ। एक्स वाई जेड और डब्ल्यू, ये आप लोगों के पास में रिलेशनल स्कीमा है। नॉर्मलाइजेशन के लिए अगर मैं क्या निकालना चाहती हूँ कैंडिडेट की, तो इसका एक बहुत अच्छा तरीका हम लोगों ने सीखा हुआ है, एक्स और वाई। देखो जो डिराइव कर रहा है इस तरीके से एरो बना दो, डायरेक्टेड एज बनानी है, और जेड से निकल रहा है डब्ल्यू। तो अगर मैं आप लोगों को कैंडिडेट की निकालने बोलूं तो जो कैंडिडेट की होगी वो सारे एलिमेंट्स को जरूर लेने वाली है जिन पर कोई भी इनकमिंग एज नहीं है, जिनको हम क्या बोलते हैं, एसेंशियल एट्रीब्यूट्स भी बोलते हैं। तो एक्स और जेड 100% मेरे कैंडिडेट की में आएंगे ही आएंगे, बिना इनके पॉसिबल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए जी, अब x और z से ट्रिवियल है कि मैं क्या क्या फाइंड आउट कर सकती हूँ, x और z फाइंड आउट कर सकती हूँ। x से y और z से w फाइंड आउट कर रही हूँ। सो x से y और इससे w, यानी कि जो x z है वो मेरा क्या हो गया है, कैंडिडेट की हो गया है। जब x z मेरा कैंडिडेट की हो गया है तो किसी और के साथ में चेक करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये मिनिमल निकला है, मिनिमल निकला है। तो x और z आप लोगों का जो है ये कैंडिडेट की निकल गया है। आप लोगों से ये पूछा जा रहा है कि ऑल द एट्रीब्यूट्स टेक सिंगल एंड एटॉमिक वैल्यू, जो रिलेशन है वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है क्या? तो चेक करो, आप लोगों को गिवन है x अकेला ही नेता बन रहा है जी, तो अकेला नेता बन रहा है तो इसको अलग करना पड़ेगा, यानी कि ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में, सॉरी सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है क्या? बिल्कुल नहीं है।
और प्राइमरी की जो है वो एक्स जेड है। ये बात सही है, ये बात भी सही है, यानी कि ए और सी यहां पर बिल्कुल सही बात है। सेकेंड एनर फॉर्म में है नहीं क्योंकि पार्शियल डिपेंडेंसी है। ठीक है, स्टेटमेंट टू फॉल्स है। पिछले क्वेश्चन की बात कर रहे हो क्या? When all steps are same, uniform cost, search expense, more nodes. अच्छा ये डेप्थ है, सॉरी गाइज मैंने ना जल्दी में डेप्थ नहीं पढ़ा, सॉरी। ठीक है, आंसर यहां पर बोथ ट्रू गिवन है। ठीक है, बी ही गिवन है आंसर, इसको एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। ठीक है, चलो जी, ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया क्या? नॉर्मलाइजेशन और कैंडिडेट की, इसका तो शॉर्टकट जो सिखा रखा है वो सब आप यूज करिएगा, आपको बहुत फायदा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोगों का एक और क्वेश्चन आ गया, और ये जो क्वेश्चन है ये आया है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से, अवेलेबिलिटी से ये क्वेश्चन है, मेंटेनेंस एंड अवेलेबिलिटी का ये क्वेश्चन है। अगेन इसका भी एक सेट फॉर्मूला होता है, मीन टाइम का फॉर्मूला होता है, वो लगाना है और सिंपल तरीके से आपका आंसर निकल जाएगा। ये क्वेश्चन भी डिफिकल्ट नहीं है, फर्क सिर्फ इतना पड़ता है क्या आपने अवेलेबिलिटी वाला टॉपिक पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, दैट इज इट, और कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप की मैं बात करूं तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप है वो है आप लोगों का कि आपको फाइंड आउट करना है लॉजिकल इक्विवेलेंट। बेसिकली ये क्वेश्चन आ गया आप लोगों का डिजिटल लॉजिक से, प्रेडिकेट लॉजिक से, सॉरी है ना, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के प्रेडिकेट लॉजिक से क्वेश्चन आप लोगों का आया है। टॉपिक का नाम लिख लीजिएगा जी, प्रेडिकेट लॉजिक, पीएल लॉजिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोपोर्शनल एंड प्रेडिकेट लॉजिक। एक क्वेश्चन हर बार हर एग्जाम में पूछा जाता है। अब इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है तो और कुछ भी नहीं है, इम्प्लीकेशन को खोल दीजिए, ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं तो मैं सॉल्व करके दिखा सकती हूँ। नेगेशन ऑफ पी लिखा है, इम्प्लाइज क्यू इम्प्लाइज आर लिखा है, तो बस इम्प्लीकेशन खोल दूंगी तो ये मेरे लिए एक है और ये मेरे लिए दूसरा पार्टी है, तो नेगेशन ऑफ नेगेशन पी और क्यू इम्प्लाइज आर, इस क्यू इम्प्लाइज आर को भी मैं फर्दर खोल दूंगी और इसको लिख दूंगी नेगेशन ऑफ क्यू और आर। क्यू क्योंकि पी इम्प्लाइज क्यू को मैं लिख सकती हूँ नेगेशन ऑफ पी और क्यू, वही आइडेंटिटी मैंने यहाँ पर यूज करी है। सो नेगेशन ऑफ नेगेशन पी, पी हो जाएगा, बीच में और है, नेगेशन ऑफ क्यू हो जाएगा और आर हो जाएगा, तो ये फाइनल आ रहा है। वेयर एज अगर आप इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा, नेगेशन ऑफ क्यू और नेगेशन ऑफ पी। अच्छा इसमें क्यों नेगेशन लगाएंगे भाई, पी और आर, सो और है दोनों के बीच में, नेगेशन ऑफ क्यू है और पी और आर है, तो बिल्कुल लॉजिकली इक्विवेलेंट हो गए हैं। ठीक है, दूसरा वाला भी इस तरीके से चेक करिएगा और तीसरा वाला भी इस तरीके से चेक करिएगा। ठीक है, सेकेंड और थर्ड भी इसी तरीके से चेक करिए और पता लगाइए, अगर लॉजिकली इक्विवेलेंट आए तो करेक्ट है, नहीं आए तो हटा दीजिएगा। सब लोग कर सकते हैं ना ये चीज। देखो एक क्वेश्चन यहां से आप लोगों का प्रोपोर्शनल एंड प्रेडिकेट लॉजिक का कंपलसरी है जी, कंपलसरी, इसको करके जाना ही जाना है। बेसिकली यहाँ पर आप लोगों को लॉजिकली इक्विवेलेंट बताने हैं, ये भी और कुछ नहीं है, आप लोगों को प्रपोजिशंस दे रखे हैं जिसके अंदर आप लोगों को सबसे ज्यादा पूछा जाता है इम्प्लीकेशन। देखो इसी टॉपिक से मुझे याद भी आती है ये चीज कि इम्प्लीकेशन वाला जो टॉपिक है ना वो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ आप लोगों को कि ये जो इम्प्लीकेशन वाला है ना, दैट पी इम्प्लाइज क्यू, ये सबसे ज्यादा एग्जाम में आता है। इसका सीधा सीधा मतलब है इफ P इज ट्रू देन Q मस्ट बी ट्रू। अगर इसका मतलब हम समझे तो इसका मतलब सिर्फ इतना ही है कि अगर P ट्रू है तो जो Q है उसे भी ट्रू होना होगा, ये इसका सीधा सीधा मतलब होता है, सबसे सीधा मतलब इसका यही होता है। अब यहां पर जब हम लोग बात करते हैं P इम्प्लीकेशन Q के, तो इसके और भी 3 रिलेशनशिप है जो पॉसिबल होते हैं जिनसे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, जिसकी मैं बात कर रही हूं। जैसे कि आप सब लोगों ने भी देखा होगा कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव, है ना, ये भी आपकी 3 टॉपिक्स हैं जो इसी से रिलेटेड है।
बाय इम्प्लीकेशन और इम्प्लीकेशन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट। तो इसी से रिलेटेड है ये टॉपिक भी। तो ये क्वेश्चन भी आपका आता है काफी ज्यादा, और बाय इम्प्लीकेशन से ही क्वेश्चन भी बनते हैं काफी सारे। तो ये चीज आप लोग सबसे ज्यादा ध्यान रखिएगा। तो अगर मैं बोल रही हूँ P implies Q आपका एक ओरिजिनल फॉर्म है प्रपोजिशन का, तो जो उसका कन्वर्स होता है, अगर P implies Q लिखा हुआ है तो इसका जो कन्वर्स होता है वो होता है Q implies P, ठीक है। अगर मैं बात करूं इनवर्स की, अभी फाइनल नहीं बता रही हूँ, इनवर्स की बात करूं तो अगर मैं बोल रही हूँ P implies Q, तो इसका इनवर्स होता है negation of P implying negation of Q। और एक होता है कॉन्ट्रा पॉजिटिव, अगर P implies Q लिखा है तो इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव होता है negation of Q implying negation of P। सबसे पहली बात तो जो मैंने यहां पर लिखा है ये मुझे बताइएगा कि ट्रू है कि फॉल्स है। सबसे पहले तो मुझे बताइए कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। सबसे पहले रिलेशन देखना होता है और उसके बाद में एक सिंबल मैंने लगा दिया है नॉट इक्वल्स टू। इनवर्स और कन्वर्स फॉलो नहीं करते, सिर्फ कॉन्ट्रा पॉजिटिव फॉलो करता है। अगर P implies Q ट्रू है तो Q implies P भी ट्रू होगा। अगर P implies Q ट्रू है तो आपका नेगेशन ऑफ P implies नेगेशन ऑफ Q ट्रू होगा या नहीं होंगे? दोनों ही ट्रू नहीं होते हैं। कन्वर्स और इनवर्स फॉलो नहीं करता है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव फॉलो करता है, उल्टा करके नेगेट कर देना, ये आपका फॉलो करता है, ठीक है जी। तो बेसिक सी चीज है, इन तीनों से भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं। अब बाय इम्प्लीकेशन का जो सिंप्लीफाइड वर्जन है दैट इज नेगेशन ऑफ P और Q। ये चीज अगर आपको याद है तो आपको इस तरीके के क्वेश्चंस में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, इन तरीके के क्वेश्चंस की। यहां पर देखो आप, एक बाय इम्प्लीकेशन, दूसरा बाय इम्प्लीकेशन। तो मैं फर्स्ट वाला आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। नेगेशन ऑफ P का नेगेशन, क्योंकि ये वाला पूरा P है, और Q implies R। अब इस Q implies R को भी मैं फर्दर नेगेशन ऑफ Q और R में लिख सकती हूं। तो बेसिकली आएगा क्या? P और नेगेशन ऑफ Q और R। अब आप इसको मैच करिएगा इससे, नेगेशन ऑफ Q और P और R। तो एक्चुअली में ये दोनों बिल्कुल सेम ही बात लिखे हैं, तो हेंस प्रूव्ड ऑप्शन नंबर ए कैसा हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा, या फिर लॉजिकली इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। सभी लोग जानते होंगे 2021 का ये सवाल है, आपको भी पता है एग्जाम में आया था, पर इनमें से कॉन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव वाला लॉजिक भी याद रखिएगा, ये आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, फॉलो करते हैं कि नहीं फॉलो करते हैं, इन सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसी तरीके से बाकी दोनों भी आप लोग चेक करिएगा, अगर दोनों इक्वल आते हैं तो फिर हम लोग बोल देंगे कि इक्वल है, अदरवाइज हम नहीं बोलेंगे। अच्छा, एक और चीज यहाँ पर मैं आपको एक हिंट दे सकती हूँ। बेसिकली जब आप लोगों से इस तरीके से सॉल्व ना हो तो आप इसको क्या कर लीजिए, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में कन्वर्ट कर लीजिए। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब हमको आदत है, हमको देखो ये नेगेशन की, और की, डिसजंक्शन या कंजक्शन की आदत नहीं है, बट हमको बार की, प्लस साइन की, डॉट की, इसकी हमको आदत है। तो आप इसको इसमें कन्वर्ट कर लीजिएगा। यस, जैसे कि आपको भी पता है, इसको मैं लिख सकती हूँ प्लस में, और इसको मैं लिख सकती हूँ डॉट में, और नेगेशन को मैं लिख सकती हूँ बार में या फिर डैश पे। तो आपका जो भी आपको इजी पड़ता है आप उसमें कन्वर्ट कर लीजिए, ऑटोमेटिकली सॉल्व तो हो ही जाएगा, ठीक है जी। तो इसका आंसर निकलेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आई थिंक ये मैंने आपको होमवर्क में दिया था और पूछा भी था कि आप लोगों का क्या निकलता है, वेटिंग टाइम निकालना था। आई थिंक एवरेज वेटिंग टाइम यहाँ पर निकालना है। इजी सा क्वेश्चन है, गैंट चार्ट आपको बनाना है, गैंट चार्ट बनाने के बाद में इसको आपको सॉल्व करना है। बेसिक सी चीज है, कुछ भी बड़ा लॉजिक नहीं है। और कौन सी एल्गोरिथम यूज करनी है? शॉर्टेस्ट जॉब रिमेनिंग फर्स्ट, क्योंकि प्रिमिटिव है। देखो, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट जो होती है वो दो तरीके से काम करती है, एक प्रिम्पशन में और एक नॉन प्रिम्पशन में। नॉन प्रिम्पशन कोई छीना झपटी नहीं होगी, कीवर्ड भी सिखाया था कि एक प्रोसेस जब सिस्टम में आ गई तो जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाती है वो आपके सिस्टम को नहीं छोड़ेगी या रैम को नहीं छोड़ेगी। वेयर एज आप लोगों का जब प्रिमिटिव एल्गोरिथम आती है तो अगर कोई हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आ जाती है तो आप लोगों की लो प्रायोरिटी प्रोसेस को छोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपकी हाई प्रायोरिटी प्रोसेस पहले लगेगी, ठीक है ना। तो यहां पर गैंट चार्ट बनाना है और इसको सॉल्व करना है। चलिए आइए सॉल्व करके देखते हैं। गैंट चार्ट विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम जीरो। अब जीरो पे तो एक ही प्रोसेस आई है तो प्रोसेस P1 को रन करते हैं। प्रोसेस P1 रन करेगी 1 यूनिट टाइम के लिए, इसका टाइम बच जाएगा 7 यूनिट ऑफ टाइम
ठीक है। तो अब हो गया है 1 का टाइम और 1 पे अराइव हो चुकी है प्रोसेस P2। दोनों में से जिसका बर्स्ट टाइम कम होगा वो हम लोग चलाएंगे, तो ये चलाएंगे भाई, तो P2 आ जाएगी। अब P2 जब रन करेगी तो आप नोटिस करिएगा, आप कंपेयर कर लीजिए इसको, कभी भी हमेशा ही P2 सबसे कम टाइम ही लेगी, तो क्यों टाइम वेस्ट करना। इसी को बोल दो कि हाँ भाई इसको पूरे 4 सेकंड चला लो या 4 यूनिट ऑफ टाइम चला लो, तो 5 तक तो P2 ही चलने वाली है। इसके बाद में P2 आप लोगों के सिस्टम के बाहर, क्योंकि इसका काम कंप्लीट हो गया है। अब P1 है और P3 दोनों ही सिस्टम में आ चुके हैं। दोनों में से कम समय किसका है, P1 का है। तो P1 और कितने समय लगेगी, 7 यूनिट और चलेगी, यानी कि 12 के तक चलने वाली है। और फिर P3 आएगी और P3 पूरा 9 टाइम लेगी, यानी कि 21 यूनिट ऑफ टाइम के लिए P3 चलने वाली है। तो ये आपका हो गया बर्स्ट टाइम, ये कंप्लीशन टाइम। तो यहाँ पर ही लिख देती हूँ, कंप्लीशन टाइम निकालिएगा। तो कंप्लीशन टाइम इसका आ गया 21, इसका आ गया जी 12 और इसका आ गया 5। यहाँ से मैं टर्न अराउंड टाइम निकाल सकती हूँ और टर्न अराउंड टाइम में से बर्स्ट टाइम माइनस करके वेटिंग टाइम निकाल सकती हूँ। तो टर्न अराउंड टाइम कैसे निकालते हैं, कंप्लीशन माइनस अराइवल, यानी कि ये आपका 12 हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा और ये आप लोगों का 19 हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद में अगर टर्न अराउंड टाइम में से बर्स्ट टाइम माइनस कर दूं तो वेटिंग टाइम निकल जाता है। तो वेटिंग टाइम माइनस करिए, 12 में से 8 गए तो 4 बचेंगे, 4 में से 4 गए तो 0 बचेंगे, 19 में से 9 गए तो 10 बचेंगे। तो एवरेज वेटिंग टाइम निकालना है, तो 14 आपका टोटल आ गया, डिवाइडेड बाय 3 कर लीजिएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4.66। ठीक है। 3 से 4 टाइम 12, 3 से 4 टाइम 3 से 6 टाइम 18। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। एवरेज टर्न अराउंड टाइम में निकलवाता तो भी निकाल देते, 12 और 4 और 19 ऐड करते, डिवाइडेड बाय 3 करते, तो एवरेज टर्न अराउंड टाइम में निकल जाता। इस तरीके से एवरेज टर्न अराउंड टाइम में निकाल सकते हो, एवरेज वेटिंग टाइम में निकाल सकते हो। सबसे ज्यादा फेमस है आप लोगों की शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट या फिर SRTF, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट है जिसका एवरेज वेटिंग टाइम सबसे अच्छा होता है। अच्छा, मुझे कोई बता सकता है कि रिस्पॉन्स टाइम बेस्ट कौन सी एल्गोरिथम का होता है, CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम से ये रिस्पॉन्स टाइम सबसे अच्छा कौन सी एल्गोरिथम का होता है, ये आप एक सवाल है, जल्दी से लाइव चैट में आंसर दीजिएगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये है मेरे लिए आज का टॉपिक ऑफ द डे, जिसमें मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी नेस्टेड क्वांटिफायर्स। नेस्टेड क्वांटिफायर्स मुझे डिस्कस करने हैं आप लोगों से। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट का ही होता है रिस्पॉन्स टाइम। सब लोग श्योर हैं क्या? चलिए गुड। आइए गाइस, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो मजेदार सा क्वेश्चन है। आपको बोला हुआ है एक स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है कि देयर इज अ कंट्री दैट बॉर्डर्स बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है, स्टेटमेंट आप लोगों को गिवन है कि देयर इज अ कंट्री दैट बॉर्डर्स बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान। हिंदी में अगर बोले तो एक ऐसी कंट्री है जो इंडिया और पाकिस्तान दोनों को बॉर्डर करती है। ऑब्वियसली ऐसी बहुत सारी कंट्रीज हैं, यहाँ पर एक की बात की जा रही है। अब आपको नोटेशंस भी गिवन है, कंट्री एक्स आप लोगों को गिवन है, और अगर रिलेशनशिप देना है एक्स और वाई का तो बॉर्डर फंक्शन को यूज किया गया है। इसका मतलब क्या है कि एक्स और वाई जो है बॉर्डर शेयर करते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि एक्स और वाई बॉर्डर शेयर करते हैं। यूजुअली अगर ये नहीं भी गिवन होता है तो भी मैं पढ़ना जानती हूँ बॉर्डर एक्स कॉमा वाई, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम यही बोलते हैं। देखो बेसिकली होता क्या है, अगर हम लोग ये सारी चीजों को ध्यान से समझे तो आपको अगर रिवाइज करना है तो याद आ रहा होगा कि हम यूओडी पढ़ते थे। यूओडी क्या होता है, एक यूनिवर्स होता है ऑफ डिस्कोर्स, यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बोल सकती हूँ कि एक्स जो है वो इसके अंदर लाई करता है, और मैं आपसे बोल रही हूं कि ए इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 2, बी इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 2, है ना, ऐसे सी इज अ स्टूडेंट, डी इज अ स्टूडेंट, एवरीबडी। ठीक है ना, मैंने पूरा बोल दिया कि A to Z तक जितने भी स्टूडेंट है सारे के सारे क्लास हैं 2 के। ठीक है, तो A भी है, B भी है, C भी है। ये सारों को लिखने के लिए मैं क्या कर रही हूं, मैं बोल रही हूं कि क्यों ना हम इनको एक प्रपोजिशन लॉजिक के अंदर सेट कर दें,
और वो प्रपोजिशन लॉजिक में क्या बोल रही हूँ कि मैंने एक यूनिवर्स बनाया, ये यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स इस एग्जाम्पल के तौर पर मेरे लिए है क्लास 2 के सभी स्टूडेंट। अब मुझे अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है, मैं इसे कैसे लिख सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ कि x जो है वो क्या है, मेरे लिए एक प्रेडिकेट है, तो मैंने लिख दिया p ऑफ x, जहां पर इसका मतलब क्या है कि x इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 2, ये मैंने लिख दिया। ये एक प्रेडिकेट होता है, एक प्रपोजिशन। प्रपोजिशन क्या है, प्रपोजिशन बेसिकली एक ऐसा डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट जो या तो ट्रू होता है या फॉल्स होता है। मैंने यहाँ पर इसको जनरलाइज करके लिख दिया। अब मैं x की जगह कुछ भी डाल सकती हूँ, x की जगह मैं कुछ भी लिख सकती हूँ, वो मेरे लिए क्या रहेगा, वो मेरे लिए स्टूडेंट रहेगा क्लास 2 का। आप a लिख लो, b लिख लो, c लिख लो, d लिख लो, कुछ भी लिख लो, मेरे लिए x का मतलब ही यही है कि वो क्या है, वो स्टूडेंट है क्लास 2 का, जिसके लिए मैंने यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स को बता दिया है ऑलरेडी कि वो है क्लास 2। ये तो होते हैं आपके सिंपल प्रेडिकेट, है ना। आप लोगों से ये क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, सिंपल प्रेडिकेट सिस्टम भी पूछा जाता है। अब इन्हीं प्रेडिकेट सिस्टम के अंदर मैं लॉजिक सिस्टम लगा सकती हूँ, यानी इनके साथ में मैं इम्प्लीकेशन का साइन लगा सकती हूँ, एंड का साइन लगा सकती हूँ, और का साइन लगा सकती हूँ, नेगेशन का साइन लगा सकती हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ बोलूँ आपको नेगेशन ऑफ पी एक्स, तो क्या होगा, एक्स इज नॉट अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 2। यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि जितने भी एक्स के नाम मैं आपको दूंगी वो क्लास 2 के स्टूडेंट नहीं होंगे, सही है ना भाई, वो नहीं होंगे स्टूडेंट। इसी तरीके से मैं आप लोगों को अगर लिख कर दे दूं कि P ऑफ x इम्प्लीकेशन ऑफ Q ऑफ x, अगर ये लिख कर दे दिया तो मतलब इफ P इज ट्रू देन Q मस्ट बी ट्रू। अब मान लेते हैं कि मैंने बोला कि P ऑफ x जो है वो है स्टूडेंट और Q ऑफ x जो है वो मेरे लिए शो कर रहा है ब्रिलियंट। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर x एक स्टूडेंट है क्लास 2 का, क्योंकि मैं पहले मेंशन कर चुकी हूँ यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स, तो वो ब्रिलियंट होगा ही होगा। और क्लास 2 में तो सभी ब्रिलियंट होते हैं, क्लास 2 में तो आपने भी टॉप ही किया था है ना, भाई किए थे ना टॉप, कहीं से भी किया हो टॉप ही करता है बच्चा, चाहे ऊपर से करे या नीचे से करे। तो क्लास 2 के अंदर x लाई करता है, इसका मतलब ये है कि इफ x is a student of class 2 then he must be intelligent or she must be intelligent, ये इसका मतलब होता है, ठीक है। चलिए जी, अगर मैंने ये रिलेशन शो कर दिया तो मैं ये रिलेशन भी शो कर सकती हूँ दैट P of x and Q of x। इसका मतलब क्या है कि मेरे पास में x एक ऐसा बच्चा है जो क्लास 2 के अंदर भी है और ब्रिलियंट भी है, ये दोनों बातें होनी चाहिए, तब बीच में एंड लगेगा। अगर और लगा दूं तो इसका मतलब है कि px और qx क्लास 2 का, या तो बच्चा क्लास 2 में है ये x वाला, या फिर ये ब्रिलियंट है, दोनों में से कोई भी एक ट्रू हो सकता है हाँ, फेल तो बस आप 7वीं में हुए थे, सही बात, ये बात सही है। तो उम्मीद करती हूँ कि सारी चीजें याद हो गई होगी। अब याद ये वाली चीज रखने की है नहीं, क्योंकि ये तो चलो बेसिक्स हो गए। मेन चीज आप लोगों की आती है कहाँ से, मेन चीज आती है आप लोगों के जब हम लोग इनके अंदर लगाते हैं क्वांटिफायर्स, और उसके बाद में आते हैं नेस्टेड क्वांटिफायर्स वाले क्वेश्चंस। तो क्वांटिफायर आप लोगों को कहाँ लगाना है, क्वांटिफायर आप लोगों को लगाने होते हैं 2, एक हम लोग यूज करते हैं फॉर ऑल और एक हम लोग यूज करते हैं देयर एग्जिस्ट। तो फॉर ऑल की भी बात कर लेते हैं, देयर एग्जिस्ट की भी बात कर लेते हैं। ये जो सिंबल है यूज किया जाता है फॉर ऑल के लिए, मतलब अगर मैं बोलूं आप लोगों को फॉर ऑल px, तो यहां पर बात हो रही है कि x, जितने भी x है सारे के सारे स्टूडेंट को एक साथ अगर शो करना चाहती हूं तो फॉर ऑल x जो है ये क्लास के स्टूडेंट है ऑफ क्लास 2। अगर मैं बोलूं देयर एग्जिस्ट अ स्टूडेंट x जो कि क्या है क्लास 2 के अंदर है, तो मैं ये सिंबल यूज कर सकती हूं देयर एग्जिस्ट ऑफ px। ये भी याद आ गया होगा होपफुली सबको। तो फॉर ऑल यूज करते हैं, देयर एग्जिस्ट यूज करते हैं, ये और कुछ नहीं है, ये क्वांटिफायर्स है। लॉजिकल रीजनिंग में भी पढ़ते हैं हम ये चीजें, दिस इज नथिंग बट क्वांटिफायर्स। अब ये क्वांटिफायर्स का काम क्या है, क्वांटिफायर्स का काम है क्वांटिटी शो करना। देखो हमारा सारा का सारा खेल चलता है सब्जेक्ट प्रेडिकेट पर, तो सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट ये तो कोई ना कोई लॉजिक आपको देते ही हैं, बट इनके साथ में हम जब लगा देते हैं क्वांटिफायर्स तो ये यूनिवर्सल या फिर पर्टिकुलर थ्योरी हमको जनरेट करके देते हैं। और यही चीज हम लोग यूज करते हैं मशीन लर्निंग के अंदर भी, मशीन्स को अंडरस्टैंड करवाने के लिए किसी चीज को, या बेसिकली उनको इंटेलिजेंट बनाने के लिए। ये सारी चीजें हम प्रेडिकेट लॉजिक कंप्लीटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी आप लोग पढ़ते हो, कंजंक्शन, डिसजंक्शन, सारी चीजें, इंप्लीकेशन, बाय इंप्लीकेशन, सब कुछ।
अब आपसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, देखो एक तो ये टाइप का क्वेश्चन हो गया जैसे कि आप लोग जो देख पा रहे हो, सिंपल सा है ना, कि देयर एग्जिस्ट भी लिखा हुआ है और फॉर ऑल भी लिखा है। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने इसका एक छोटा सा ट्रिक आपको सिखाया था, देयर एग्जिस्ट का भी और किसका, फॉर ऑल का भी। बट उससे पहले अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि एक्स और वाई, इनके बीच में मैं लगा दूं एफ, ऐसे फॉर एग्जाम्पल एफ का मतलब है फ्रेंड, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वाई जो है वो एक्स का फ्रेंड है। हम दो क्वांटिफाई या सॉरी दो हम लोग वेरिएबल्स को भी एक साथ ले सकते हैं, ये दोनों के दोनों ही हमारे डिस्कोर्स के अंदर आएंगे। तो मैं क्या बोल सकती हूँ कि एक्स जो है इज अ फ्रेंड ऑफ वाई, हम ये बोल सकते हैं, सही बात है। तो ये चीज भी आप लोगों को ध्यान रखनी है। जैसे यहां पर हमको क्वेश्चन में गिवन हुआ है बॉर्डर और x कॉमा वाई गिवन है, इसका मतलब क्या है कि x और y दोनों क्या करते हैं, बॉर्डर को शेयर करते हैं, क्वेश्चन में गिवन है। तो कंट्री x भी समझ में आ गया, वो इस फॉर्म में गिवन है, और आपको बॉर्डर एक्स वाई भी गिवन है, वो भी किस फॉर्म में गिवन है, वो इसी फॉर्म के अंदर है। ये तो सिंपल प्रेडिकेट लॉजिक आपका चल रहा है। अब इसके अंदर जब मैं क्वांटिफिकेशन कर देती हूँ तो हमारे लिए क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग बनता है, जिसके लिए आपको एक ट्रिक भी मैं सिखाने वाली हूँ। आप में से बहुत सारे बच्चों ने सीखी भी होगी, जो पहली बार देख रहे हैं उनको वो ट्रिक सिखाती हूँ। देयर एग्जिस्ट x के साथ में हमेशा एंड लगता है, और फॉर ऑल x के साथ में हमेशा ही बाय इम्प्लीकेशन लगता है। ये है आप लोगों का ट्रिक, हिंट है ये, इसको आप याद रखिएगा, आपके बहुत काम आएंगे क्वेश्चन सॉल्व करने में। जैसे मैं यहाँ पर भी सॉल्व कर सकती हूँ, देयर एग्जिस्ट है, एंड है, हो सकता है, बट इसमें आ गया है इम्प्लीकेशन। देयर एग्जिस्ट है, एंड है, बट यहाँ पर कुछ भी क्लैरिफिकेशन नहीं है। देयर एग्जिस्ट है, एंड है, कोई इशू नहीं है। देयर एग्जिस्ट है, इम्प्लीकेशन है, एंड है, यानी कि ए या फिर डी इसका आंसर नहीं हो सकता। समझ में आया क्या, ट्रिक समझ में आई क्या? चॉइस एलिमिनेट करने में तो आपकी हेल्प कर देगा ये 100%। ठीक है, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस की है उसी के बिहाफ पर ये ट्रिक बनाई गई है, तो आप मान सकते हैं। ठीक है, 99% में ऐसा ही होता है कि आपकी देयर एग्जिस्ट के साथ में इम्प्लीकेशन कभी नहीं आता है, और फॉर ऑल के साथ में एंड या और नहीं आता है। सबसे पहले तो ये सीखिए आप। पर चलिए ऐसा नहीं करेंगे, हम लोग रटेंगे नहीं, ये तो हिंट हो गई, ये तो ट्रिक हो गई। इस ट्रिक को अप्लाई करके आप जल्दी से आंसर निकाल सकते हो, बट इसका करेक्ट लॉजिक समझना भी बहुत जरूरी है। देखिए, आप मुझे एक बात बताइए, फॉर ऑल एक्स हम लोगों ने पढ़ा। अब फॉर ऑल एक्स क्या है? फॉर ऑल एक्स है एक्स के लिए सारे के सारे वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए हम लोग कोई बात बोलना चाह रहे हैं। और अगर मैं बोलूं देयर एग्जिस्ट सम की बात करता है। किसकी बात करता है? सम की बात करता है। ठीक है ना, तो ये चीज आप लोगों को पता होगी इन दोनों के बारे में। अब मैं अगर आप लोगों से ये चीज पूछूं कि प्रेडिकेट या फिर क्वांटिफाइंग सिस्टम के अंदर फॉर ऑल या देयर एग्जिस्ट को अगर मुझे रिलेट करना है, तो हम किस तरीके से रिलेट कर सकते हैं एक दूसरे से? देखो, अगर मैं आप लोगों को बोलूं फॉर ऑल एक्स, अगर मैं इसका नेगेशन कर दूं तो क्या मेरे लिए देयर एग्जिस्ट एक्स नहीं आ जाता है? क्यों? फॉर ऑल एक्स के लिए वैल्यू ट्रू है, इसको नेगेट करना है। बेसिकली मैं बोल रही हूं फॉर ऑल पी एक्स, ये छोड़ दो आप, ये छोड़ दीजिए, फॉर ऑल पी एक्स मैंने यहां पर लिखा है, तो पी एक्स या एक्स की सभी वैल्यू के लिए ये ट्रू है। अब मैं बोल रही हूं कि इसके आगे नेगेशन लगा दीजिए। इसको नेगेट करने के लिए तो एक ही चीज काफी है, यानी कोई भी एक ऐसा केस ले आओ जिसमें एक्स ट्रू नहीं हो या एक्स फॉल्स हो। कोई भी एक ऐसा एक्स निकाल दो जो तालाब को गंदा कर देता है, वही मछली निकालनी है जो तालाब को गंदा कर देता है। तो आप क्या कर सकते हैं, नेगेशन ऑफ फॉर ऑल हमेशा देयर एग्जिस्ट आता है, एंड वाइस वर्सा ऑल्सो फॉलोज देयर एग्जिस्ट एक्स है। इसको आप क्या करिए, नेगेट करिए, तो आपको हमेशा फॉर ऑल एक्स मिलता है। सबसे पहली बात तो देयर एग्जिस्ट को फॉर ऑल में कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर नेस्टेड क्वांटिफायर की यहां पर बात की जाए तो नेस्टेड क्वांटिफायर कैसे बनाते हैं वो भी एक बार देख लेते हैं। दोनों कैसे रिलेटेड है ये देख लिया, अब नेस्टेड क्वांटिफायर कैसे बना सकते हैं वो भी हम देख सकते हैं। किसी भी यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स के अंदर आप इसको लिख सकते हैं, यूज कर सकते हैं। बस याद ही रखिएगा, हमने स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन में भी ये चीज पढ़ी है, लॉजिकल रीजनिंग में आप लोग ये चीज पढ़ते हो कि देयर एग्जिस्ट का कॉन्ट्रडिक्शन नन होता है, कैसे हम लोगों ने पढ़ा था। और आपका ऑल का जो कॉन्ट्रडिक्टरी है वो कौन होता है? वो होता है सम नॉट। ठीक है ना, कोई भी एक केस हो सकता है, तो जरूरी नहीं है कि हमेशा फॉर ऑल का नेगेशन करके आपको नन ही मिले। मैं सारे 4 केसेस आप लोगों के सामने लिखूंगी, बट पहले ये चीज समझना जरूरी है कि दोनों कैसे आपस में रिलेटेड होते हैं। अब फॉर ऑल ट्रू होना चाहिए, यानी कि यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स के जितने भी एक्स वैल्यूज हैं सारे के सारे ट्रू होने चाहिए। ये चीज आपको याद रखनी है, ये चीज आपको याद रखनी है। अब मुझे एक बात बताइए, अगर मैंने फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को एक क्वांटिफायर लिख कर दिया ऐसा फॉर ऑल एक्स, और मैंने लिख कर दिया पी ऑफ एक्स
इम्प्लाइंग क्यू ऑफ एक्स। तो हम इसे कैसे रीड करते हैं, एक बार इसको भी रीड करके देखते हैं, हम इसे कैसे रीड कर सकते हैं। जहां पर वही सेम लॉजिक चल रहा है, P मेरे लिए स्टूडेंट है ऑफ क्लास 2 और Q मेरे लिए ब्रिलियंट है, सेम चीज चल रही है। तो मैं यहां पर इसे कैसे रीड कर सकती हूं, कोई मुझे बता सकता है? इसका मतलब ये है कि अगर वो बच्चा क्लास 2 का है तो वो इंटेलिजेंट होगा, और ये सभी के लिए ट्रू है। ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 2 आर इंटेलिजेंट या ब्रिलियंट। यहां से मैं ये निकाल सकती हूं, बेसिकली मैं लिखूंगी कैसे इसको, या फिर और ज्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म में, ऑल इफ ऑल स्टूडेंट्स आर इन क्लास 2 दे मस्ट बी ब्रिलियंट, ये भी हम लोग लिख सकते हैं। इन शॉर्ट इंप्लीकेशन से हम लोग बोल रहे हैं कि ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 2 आर ब्रिलियंट, लिख सकते हैं ऐसे। और अगर मैं यहां पर लिखकर दे दूं आप लोगों को, देयर एग्जिस्ट एन एक्स जहां पर p ऑफ x, अब देखो यहां पर इंप्लीकेशन क्यों नहीं आ सकता है? अगर मैं ऐसे इंप्लीकेशन लगा दूंगी तो देखो कोई सेंटेंस ही नहीं बनेगा, कोई सेंटेंस ही नहीं बनेगा। देयर एग्जिस्ट एन एक्स वैल्यू जो कि क्लास 2 के अंदर है और वो इंटेलिजेंट होगा ही होगा। भाई हम कैसे ढूंढ सकते हैं उस एक बच्चे को? हम नहीं ढूंढ सकते। इसीलिए हमारी ट्रिक बनी थी कि p ऑफ x एंड q ऑफ x, ये हम लोग लिखते हैं। इसका मतलब क्या है कि x क्लास 2 के अंदर भी है एंड वो ब्रिलियंट भी है। ऐसा कोई ना कोई एक x वैल्यू है जो क्लास 2 के अंदर भी है एंड वो ब्रिलियंट भी है। तो उस एक स्टूडेंट की बात करें या उस सम स्टूडेंट्स की हम लोग बात करें, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन, तो एक से ज्यादा भी हो सकता है बट पूरे नहीं होंगे, ऑल नहीं होंगे। ये इसका बेसिक लॉजिक होता है। अब आप लोग क्वेश्चन पढ़िए, आपको क्या शो करना है, देयर इज अ कंट्री दैट बॉर्डर्स बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान। देयर इज अ कंट्री, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन कंट्री बोल सकते हो, तो 100% बात है कि देयर एग्जिस्ट एक्स वाला सिंबल आएगा किसी भी क्वेश्चन में या किसी भी ऑप्शन में। आपको फॉर ऑल दिख ही नहीं रहा है, सबसे पहली बात तो। दूसरा ये चीज देखिए, फॉर एग्जाम्पल वैसे तो हमने एलिमिनेट कर दिया, बट अगर पढ़ के भी देखो तो देखो आप इस वाले को क्या पढ़ सकते हो कि देयर एग्जिस्ट अ कंट्री एक्स, देयर एग्जिस्ट अ कंट्री सी, इम्प्लीकेशन है बॉर्डर सी इंडिया, बॉर्डर सी पाकिस्तान। देखो यहां से तो मतलब साफ निकल रहा है, इसका कोई डाउट नहीं है कि सी एक कंट्री है जो इंडिया से भी बॉर्डर है और आपके पाकिस्तान से भी बॉर्डर है, क्योंकि हमारे लिए एक्स कॉमा वाई मतलब बॉर्डर, एक्स कॉमा वाई मतलब कि एक्स और वाई बॉर्डर शेयर करते हैं। तो सी इंडिया से भी शेयर करता है और सी एन है ना, हिंदी वाला और बोल रही हूँ, और सी पाकिस्तान से भी शेयर करता है। बट यहां पर ये इंप्लीकेशन से क्या मतलब है, अगर सी कोई कंट्री है, यही तो बात हो गई ना इसका कि इफ देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन कंट्री सी, तो वो बॉर्डर होनी चाहिए दोनों से। भाई ये तो नहीं ना ट्रू हो गया। हमें क्या निकालना है कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट ऐसी एक कंट्री है जो दोनों से बॉर्डर शेयर करती है। अब वो कंट्री है तो करेगी ही करेगी, ये तो फॉलो नहीं करता ना, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर कोई सिंबल ही नहीं गिवन है तो ये तो वैसे भी देखो गलत ही लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ लॉजिक ही नहीं बनता दिख रहा। यहाँ पे एक लॉजिक बन रहा है जो कि बिल्कुल सही भी आंसर निकल गया है आप लोगों का। कैसे? देयर एग्जिस्ट अ कंट्री सी, देखो सी एक ऐसी कंट्री है एंड बीच में लगाया है जो कि इंडिया से बॉर्डर शेयर करती है एंड पाकिस्तान से भी बॉर्डर शेयर करती है, यानी कि करेक्ट आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी ही हो जाएगा। नीचे वाला पढ़ोगे तो नीचे वाले में भी सेम प्रॉब्लम है जो ऊपर वाले के अंदर है। एक्चुअली कुछ चेंज है ही नहीं, ऑलमोस्ट सिमिलर ही लिखा है सब कुछ। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि आपको करेक्ट आंसर निकालना ही आता हो। कल को मैं हो सकता है आप लोगों को ये 4 ऑप्शन दे दूं और आप लोगों से बोलूं कि ये क्या शो कर रहा है, तो ये शो कर रहा है कि अगर सी कोई एक कंट्री है तो मतलब उसको करना ही पड़ेगा बॉर्डर शेयर पाकिस्तान या फिर इंडिया से, पाकिस्तान और इंडिया से, दोनों से। तो भाई ऐसा जरूरी थोड़ी, जितनी भी आपकी 200 प्लस कंट्रीज है वो सारी की सारी थोड़ी ना बॉर्डर शेयर करती है इंडिया पाकिस्तान, इंडिया से और पाकिस्तान से। सो ये आप लोगों का यहाँ पर करेक्ट लॉजिक होता है। बट एक चीज याद रखिएगा, नेस्टेड क्वांटिफायर का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी कंफ्यूज भी करता है। अच्छा एक चीज और बता देती हूँ, पी एक्स कॉमा वाई और पी वाई कॉमा एक्स, ये दोनों अलग चीजें होती हैं। यहाँ पर रिलेटेड है वाई एक्स से और यहाँ पर रिलेटेड है एक्स वाई से। कौन से रिलेशन से? पी वाले रिलेशन से। तो ये चीज भी कृपया करके आप लोग याद रखिएगा।
ठीक है। अब एक और छोटी सी बात हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। वैसे तो मैंने आप लोगों से बात करी है इस चीज के बारे में ऑलरेडी कि नेगेशन हम लोग कैसे लगाते हैं, बट फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को लिख कर दूं फॉर ऑल एक्स पी एक्स, सही है, और मैं इसके टोटल का नेगेशन कर दूं तो क्या आंसर आता है। तो नेगेशन ऑफ फॉर ऑल तो हमको निकाल के देगा देयर एग्जिस्ट, और बाकी हो जाएगा अंदर नेगेशन ऑफ पी एक्स। तो ये क्या था, फॉर ऑल पी एक्स, इसका अगर नेगेशन करोगे तो क्या आएगा आपके सामने, फॉर ऑल पी एक्स, तो इसका क्या आ जाएगा, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन जिसके लिए पी एक्स ट्रू नहीं है, जिसके लिए पी एक्स ट्रू नहीं है, ठीक है। और एक होता है अलग चीज, वो क्या होती है, फॉर ऑल एक्स नेगेशन ऑफ पी एक्स। ये किसको शो करता है, ये शो करता है नन को। दोनों में डिफरेंस है, इसमें और इसमें डिफरेंस है, ठीक है ना, ये चीज याद रखें आप। सेम चीज आप लोगों की किस में लग सकती है, सेम चीज आपकी लग सकती है देयर एग्जिस्ट के अंदर भी। यानी बेसिकली आपको मैं ये दे दूं कि देयर एग्जिस्ट इन वैल्यू एक्स जिसके लिए पी एक्स ट्रू है, और इसका होल का नेगेशन कर दूं तो आएगा फॉर ऑल एक्स, क्योंकि इसका नेगेशन फॉर ऑल और नेगेशन ऑफ पी एक्स, ठीक है ना। और ये किसको शो करता है, अभी अभी मैंने आपको बताया ये नन को शो करता है, तो ठीक है ना। देयर एग्जिस्ट पी एक्स का नेगेशन नन को शो करता है, फॉर ऑल पी एक्स का नेगेशन भी आप लोगों को क्या शो करता है, सम नॉट शो करता है, सम नॉट, ठीक है, ये सम नॉट है, सॉरी ये सम नॉट है, ठीक है। सम की वैल्यू एक भी हो सकती है, एसओएमई वाला सम की वैल्यू एक भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है, एटलीस्ट वन होगी। होपफुली ये सारी चीजें आपको याद आ गई होंगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन सॉल्व करिए और आंसर बताइए। ए एंड सी, और कोई नहीं जी। देखिए यहां पर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, ये क्वेश्चन ऑपरेटिंग सिस्टम से भी मान सकते हो आप लोग, हाँ ऑपरेटिंग सिस्टम से, क्योंकि एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन वर्ड आ गया। वैसे ऑल्दो इंडेक्स, कंटिजियस मेमोरी एलोकेशन, लिंक्ड एलोकेशन, ये आप लोग डेटा स्ट्रक्चर से भी रिलेट कर सकते हो, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से भी रिलेट कर सकते हो, बट इन शॉर्ट एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की बात की है। सबसे पहले तो मुझे थोड़ा याद दिलाएंगे कि एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन और इंटरनल फ्रेगमेंटेशन ये बात कहाँ से आती है, एक्सटर्नल और इंटरनल, इन दोनों की थोड़ी बात कर लेते हैं। आपके पास में एक मेमोरी सिस्टम है, इस मेमोरी सिस्टम को आप लोगों ने डिवाइड कर दिया है लॉजिकल ब्लॉक्स के अंदर। यहां पर मेरे पास में आता है कोई भी एक न्यू ब्लॉक, इस न्यू ब्लॉक को मुझे इस मेमोरी के अंदर डालना है, पर इस मेमोरी के अंदर मैं नहीं डाल पा रही हूँ। क्यों नहीं डाल पा रही हूँ, क्योंकि लोकेशन जो है वो कंटिजियसली है, मतलब कि ये था पूरा का पूरा 1000 बाइट का, और ये है 500 बाइट का, ये भी 500 का, ये भी 500 का। मान लेते हैं कि ये ऑलरेडी भरा हुआ है, मान लेते हैं ये ऑलरेडी भरा हुआ है, ठीक है ना। अब प्रॉब्लम क्या है, ये जो 1000 बाइट है, ये 1000 बाइट, ये मैं यहां पर नहीं डाल सकती। क्यों नहीं डाल सकती, क्योंकि ये है 500 और ये है 1000। ऑल्दो मेरे पास में 1000 है, इवन मेरे पास में तो 1500 की मेमोरी है, 1500 बाइट मेमोरी है, पर फिर भी नहीं डाल पा रही हूँ। क्यों नहीं डाल पा रही हूँ, क्योंकि मैंने कंटिजियस एलोकेशन अलॉट कर दिया है, या फिर मेरे पास में ब्लॉक में एक बारी में इतनी साइज ही अवेलेबल नहीं है। तो इस प्रॉब्लम को हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। वेयर एज अगर मेरे पास में एक ब्लॉक सिस्टम है, मेमोरी सिस्टम, ब्लॉक है मेरे पास में 1000 के, सारे 1000 के हैं, डेटा आता है 500 बाइट का। भाई ये 500 बाइट मैं यहाँ पर स्टोर कर देती हूँ, कहीं पे भी स्टोर कर सकती हूँ, मैंने स्टोर कर दिया। अब यहाँ पर 500 स्टोर कर दिया, ये जो 500 है ये कैसा हो गया, ये हो गया जी वेस्ट, ये हो गया वेस्ट। दिस प्रॉब्लम इज कॉल्ड एज इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। देखो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन किसकी वजह से होती है, कि मेमोरी तो अवेलेबल है बट कंटिन्यूअसली अवेलेबल नहीं है, इसकी वजह से होती है। आपकी अवेलेबल मेमोरी है तो सही इनफ, बट इसका लॉजिक हमको पसंद नहीं है, कंटिन्यूअसली हम लोग स्टोर नहीं कर सकते।
हाँ जी, 500 हो गई वेस्ट, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। अब बात ऐसी है, आप लोगों को बोला हुआ है कि किसमें एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन नहीं होगा, नहीं होगा पूछा है, तो कंटीजियस तो हटा दीजिए, ऑप्शन नंबर ए तो वैसे ही हट गया, ये लीजिए, क्योंकि कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन का तो अभी एग्जांपल दिया, इसमें तो 100% प्रॉब्लम होगी होगी, ये तो होगी होगी। दूसरी चीज आ जाती है इंडेक्स्ड या फिर लिंक्ड एलोकेशन। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप लोग? देखो, आपके पास में एक होती है इंडेक्स्ड और एक होती है लिंक्ड, ऑलमोस्ट दोनों सिमिलर ही होती है। मान लीजिए मेरे पास में क्या है, मेरे पास में एक मेमोरी है, इस मेमोरी के अंदर मैंने क्या किया हुआ है, इस तरीके से फाइल्स रखी हुई है, बट मैं सारी क्लियर है? अभी ठीक है? अभी ठीक है क्या? चलेगा इस, है ना, वो लैपटॉप शट डाउन हो गया था, बैटरी डिस्चार्ज। चलिए जी, तो कंटिन्यू करते हैं भाई। मैं आप लोगों को समझा रही थी लिंक्ड एलोकेशन, तो या फिर आप लोगों से हम लोग बात कर रहे थे रिलेटेड टू इंडेक्स्ड एलोकेशन। देखो, एक एलोकेशन तो क्या होता है, आपने जो भी मेमोरी के अंदर आप लोगों की डेटा फाइल्स रखी है, उन सबका एलोकेशन नंबर आपको पता होता है भाई, या एलोकेशन आईडी आपके पास में होता है। अब सबकी जगह हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए एक इंडेक्स फाइल बना लेते हैं। उस इंडेक्स फाइल में हम क्या करते हैं, सिर्फ जैसे कि आपकी कंटेंट होता है और उनका पेज नंबर होता है ना, आपकी जो बुक होती है, बुक में जो कंटेंट वाला पेज होता है, उसमें चैप्टर का नाम होता है, उसका पेज नंबर, चैप्टर का नाम, उसका पेज नंबर, चैप्टर का नाम, उसका पेज नंबर। तो ऐसा ही हम लोग कर सकते हैं। तो सारे के सारे पेजेस स्टोर करने की जरूरत नहीं, हम इंडेक्सिंग कर सकते हैं। अब आप सब लोग जानते हो इंडेक्सिंग हम लोग करते हैं, स्पार्स कर सकते हो या डेंस कर सकते हो, किसी भी तरीके से हमने इंडेक्सिंग कर ली है। उस इंडेक्सिंग में हमने क्या किया है, किसी एक पर्टिकुलर का एड्रेस स्टोर कर लिया है, फिर इसके बाद का एड्रेस हमको सारा इसी में मिलेगा, या इसके बाद के जितने भी पेजेस है वो हमको इसमें मिल जाएंगे। तो ऐसे अलग 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 हम लोगों ने क्या किया रहा है, फाइल सिस्टम में बना के इसको स्टोर कर लिया है। दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज आप लोगों का इंडेक्स्ड एलोकेशन। क्या इंडेक्स्ड एलोकेशन के अंदर आप मुझे बताइए एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन होने के चांसेस है? बिल्कुल नहीं है। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन हमेशा कंटीजियस एलोकेशन की वजह से होता है, जबकि यहां पर ऐसा कोई लॉजिक है ही नहीं। सिमिलर गोस विद लिंक्ड लिस्ट या फिर लिंक्ड एलोकेशन। देखो, लिंक्ड एलोकेशन बिल्कुल लिंक्ड लिस्ट जैसा काम करता है। मतलब आपके पास में एक डेटा होता है, उसका अलग या उसका नेक्स्ट वाला डेटा कहां मिलेगा, इसका लिंक आपके पास में होता है नोड फॉर्मेट के अंदर। तो यहां पर भी एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि आप लोग डेटा को कंटिन्यूसली स्टोर ही नहीं कर रहे हो। लॉजिकली कंटिन्यूस हो गया है, पर एक्चुअली में तो लॉजिकली ही नहीं समझना ना, हमको देखना भी है कैसे स्टोर है। तो चाहे आपका इंडेक्स हो या फिर लिंक लिस्ट हो, दोनों के अंदर ही एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन होगा ही नहीं। क्यों? वो होता ही कंटीजियस की वजह से, जो कि यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है जी, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बी एंड सी ओनली। मुझे एक चीज बताइएगा, हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा है जो है पेजिंग, आप सब लोगों ने भी पढ़ा होगा पेजिंग टॉपिक। क्या मुझे आप बता सकते हैं कि पेजिंग किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाया गया था? अगर आपको याद आ रहा हो तो पेजिंग किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाया गया है? अगर आपको याद है तो पेजिंग हमने पढ़ी है कैसे। मेरे पास में एक हार्ड डिस्क ड्राइव है और एक है मेरे पास में रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसको मैं मेन मेमोरी बोलती हूँ, जो कि जिस टेक्नोलॉजी पे चलती है उसे हम रैंडम एक्सेस बोलते हैं। मेरे पास में है हार्ड डिस्क। इस हार्ड डिस्क पे जो भी डेटा है उसको मैंने लॉजिकल पेजेस में डिवाइड कर लिया है, और इन पेजेस को उठाती हूँ मैं कहाँ पर रखती हूँ, फ्रेम्स पर। समझ में आ गया? याद आ गया क्या? पेज साइज इज ऑलवेज इक्वल्स टू फ्रेम साइज, मस्ट बी इक्वल्स टू फ्रेम साइज, और इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं पेजिंग। फिक्स्ड साइज के अंदर हम लोगों ने पेजेस बनाए हैं और फ्रेम्स बनाए हैं। सारे सेम होने जरूरी है या फिक्स्ड होने जरूरी है? क्या बोलूं, फिक्स्ड साइज बोलूं? मेमोरी के अंदर हमने फिक्स्ड साइज बनाया है या फिर इक्वल पार्टीशन किया है? मान लीजिए कि 100 GB है तो एक एक GB का एक ब्लॉक बनाया है, या फिर फिक्स्ड हो सकता है, अलग अलग हो सकता है, पर साइज पहले से फिक्स कर दिया है स्टैटिकली।
कौन मुझे बता सकता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस, जो मैं पूछ रही हूँ कि सेम साइज में मैंने पूरे की पूरी मेमोरी को डिवाइड किया है या फिक्स्ड साइज में डिवाइड किया है, दोनों में डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस है। बिल्कुल एम्फसाइज करके पढ़ाया था आप लोगों को, ये चीज आपने भी पढ़ी होगी। फिक्स्ड साइज होता है, सेम हो जरूरी नहीं है, फिक्स्ड होता है, यानी स्टैटिकली आप लोगों ने ये साइज डिवाइड कर दिया है, स्टैटिकली। हाँ फिक्स्ड, ठीक है। और एक होता है वेरिएबल साइज, वो अलग है, वो तो डायनेमिक के जैसा काम करता है। तो ये था आपका पेजिंग का कॉन्सेप्ट। तो पेजिंग का कॉन्सेप्ट भी इसी से सफर करता है एक्चुअली में, है ना। हमारे लिए जो कंटीजियस एलोकेशन हो रहा होता था वो यही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, ठीक है। तो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन के लिए बनाया है पेजिंग को या इंटरनल फ्रेगमेंटेशन के लिए बनाया है, कौन बता सकता है मुझे। पेजिंग सॉल्व्स द प्रॉब्लम ऑफ एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन और इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। चलिए जी, एक क्वेश्चन मैंने पूछा है आप लोगों से, पेजिंग जो है वो सफर करता है इंटरनल फ्रेगमेंटेशन से, इज इट ट्रू और फॉल्स, इज इट ट्रू और फॉल्स। Paging suffers from internal fragmentation. This statement is true and it is free from external fragmentation. और इस इंटरनल फ्रेगमेंटेशन को सॉल्व करने के लिए हम एक प्रोसेस करते हैं जिसको अगर आपको याद हो तो हम लोग पढ़ते हैं एज कॉम्पैक्शन। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कॉम्पैक्शन, जो क्या करता है इंटरनल फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का काम करता है। इनफैक्ट ये जो कॉम्पैक्शन प्रोसेस है ये हमारे लिए मेमोरी की साइज इंक्रीज करके हमको दे देता है, ठीक है। तो आपसे ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो कंटेंट में अगर आपको क्लैरिटी है तो आपको आराम से समझ में आ जाएगी चीजें, ठीक है। और ये हमने पढ़ी है, थ्योरी क्लासेस अगर आपने अटेंड करी है तो ये सब चीजें हमने पढ़ी है, बस ध्यान रखिएगा। जैसे कैश कोहेरेंस वाला टॉपिक भी हमने पढ़ा था, देखिए उसका भी थ्योरी क्वेश्चन आ गया आपके एग्जाम में, तो बस आप उनको रिवाइज करिए नोट्स को, बाकी कोई इशू नहीं आएगा। If every requirement stated in the software requirement specification, that is SRS report, has only one interpretation, then it is said to be consistent, correct, unambiguous या फिर verifiable। क्या बोलते हैं हम इसको। देखो कंसिस्टेंट मतलब क्या है भाई, कंसिस्टेंट तो यहाँ पर हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता कंसिस्टेंट, क्योंकि कंसिस्टेंट मतलब तो है सेम होना, वो यहाँ पर लॉजिक नहीं लग रहा है। करेक्ट होना नहीं, अनएम्बिगियस होना ये भी नहीं होता है। अनएम्बिगियस मतलब एक चीज के दो मतलब नहीं निकलते हो, यहाँ पर होता है करेक्ट चीज वेरीफाइबल। ऑब्वियसली एक ही इंटरप्रिटेशन होगा तो इसका मतलब यही हो गया ना कि वेरीफाइबल है। अनएम्बिगियस क्यों, आप सभी लोग अनएम्बिगियस आंसर कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, वेरीफाइबल होना चाहिए करेक्ट आंसर तो। देखिए गाइस, ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर दिया हुआ था गलत, अगर ये ऑफिशियल आंसर की का है, जहां तक मुझे पता चला है
ये ऑफिशियल आंसर किया गया था, विच इज रॉन्ग। करेक्ट आंसर इसका अनएम्बिगियस होगा। अभी बोलते हुए भी मैंने यही चीज बोली, दो मतलब नहीं निकलते जब एक चीज की तो उसको अनएम्बिगियस बोलते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर अनएम्बिगियस ही होगा, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। पता नहीं अब ये कौन सी आंसर की का है, फाइनल आंसर की का है या फर्स्ट आंसर की का आंसर है, बट जो भी है ये गलत है। आंसर डी नहीं होगा, वेरीफाइबल नहीं होगा, अनएम्बिगियस ही होगा। अनएम्बिगियस मतलब नॉन कंफ्यूजिंग, नॉन कंफ्यूजिंग, ठीक है, जो मैं आपको करने की कोशिश कर रही थी, कंफ्यूज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, फिर बाकी क्वेश्चन हम अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कोशिश करूंगी कॉन्सेप्ट भी साथ में लूं ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए। फिलहाल देखिए बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आया है आप लोगों का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यहां पर आई है आपकी जावा। फाइनल की नहीं है, हाँ जी, सी ही होना चाहिए फाइनल आंसर। अब देखो ये क्वेश्चन है बहुत ही मजेदार, ठीक है। अब मेरी फेवरेट लैंग्वेज है तो मैं थोड़ा थोड़ा तो बताना पड़ेगा। देखो हमारे पास में आया था एक जेडीके। जेडीके क्या होता है? जेडीके होता है जावा डेवलपमेंट किट, ठीक है, जावा डेवलपमेंट किट। इसके दो पार्ट्स होते हैं, या बेसिकली जेडीके, जैसे जेडीके 1.7 पे, मतलब मैं जब एमसीए में थी तो 1.7 पे हम काम कर रहे थे। तो जावा डेवलपमेंट किट जिसके अंदर दो चीजें आती है, एक आती है जेवीएम और एक आती है जेआरई। जेवीएम क्या होता है? जावा वर्चुअल मशीन, और एक है आपका जावा रन टाइम एनवायरमेंट, ठीक है जी। अब ये जो आप लोगों का जेवीएम है, ये कंपाइलेशन प्रोसेस के लिए यूज होता है, और ये आपका यूज होता है रन टाइम के लिए। ये कंपाइल टाइम के लिए, ये रन टाइम के लिए। कंपाइल टाइम एनवायरनमेंट बनाने का काम कौन करता है? जेवीएम करता है। और रन टाइम एनवायरनमेंट का ध्यान कौन रखता है? जेआरई रखता है, ठीक है ना। अब अगर आप लोगों को पता हो तो इसके बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में बन सकते हैं। जैसे आप लोगों से ये पूछा जा सकता है कि सोर्स कोड कैसे बनता है, या जावा के अंदर आपका सोर्स कोड क्या होता है। तो जो आपकी जावा फाइल होती है, डॉट जावा फाइल, वो आपका सोर्स कोड होता है। इसमें हम क्या करते हैं? कंपाइलेशन लगाते हैं। रिमेंबर जावा सी हम लोग प्रेस करते थे, और यहां से हमारे पास में बनता है डॉट क्लास फाइल, डॉट क्लास फाइल, जिसको हम लोग बोलते थे बाइट कोड, बाइट कोड जिसको हम लोग बोलते हैं, या क्लास फाइल भी जिसको हम लोग बोलते हैं, क्लास फाइल या बाइट कोड। जावा सी प्रेस करने के बाद में डॉट क्लास फाइल बन जाती थी हमारी, ठीक है ना। और फिर इसको हम लोग क्या करते थे? रन। और रन कैसे करते थे? जावा से, ठीक है ना, नाम और जावा, और फिर रन हो जाती थी। रन होने के बाद में कोई भी रन हो सकता है। अब क्योंकि ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, तो आप लोगों का ये जो क्लास फाइल है, आप इसको किसी पे भी ले जाइए, अगर आपके पास में जेआरई है तो रन हो जाएगा। अगर आपके पास में जेआरई है तो रन हो जाएगा, इररिस्पेक्टिव कोई सा भी प्लेटफॉर्म हो। क्यों? क्योंकि जो जावा है वो कैसी है आपकी? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, मतलब हार्डवेयर पर प्लस ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारा प्लेटफॉर्म बनाता है, इन पर ये डिपेंड नहीं करती। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ चुका है कि प्लेटफॉर्म क्या होता है। तो हार्डवेयर प्लस ऑपरेटिंग सिस्टम होता है आपका प्लेटफॉर्म, और उसके ये इंडिपेंडेंट होती है, यानी इसकी क्लास फाइल को उठा के आप कहीं पे भी रन करवा सकते हो, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, ठीक है। अब यहां पर आपको करना क्या था? आपको ये सारी चीजों को मैच करना था, तो मैच कर दीजिए। ये आपका जेडीके, जेआरई, आरएमआई, रिमोट मेथड इन्वोकेशन, रिमोट मेथड इन्वोकेशन, ठीक है ना। रिमोट मेथड्स के थ्रू कोई मुझे बता सकता है? यहाँ पर दो तरीके के मेथड्स चलते थे आरएमआई के अंदर, किसी को याद है तो लाइव चैट में जरूर लिख के बताइएगा। रन टाइम सपोर्ट जो देता है आप लोगों का जेआरई,
ये क्या करता है, रन टाइम एनवायरनमेंट बनाता है किसके लिए, जावा के प्रोग्राम्स के लिए। जावा की एप्लीकेशन और क्लास लाइब्रेरीज किसके अंदर होती है आप लोगों की ये होती है आपकी जेडीके के अंदर। और आप लोगों का नेमिंग एंड डायरेक्टरी सर्विसेज का एपीआई एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस कौन सा है, JNDI। रिमेंबर, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स मेथड, बिल्कुल ठीक। तो करेक्ट आंसर इसके अकॉर्डिंग मैच कर लीजिए, मुझे पता नहीं क्या मैंने किया बट बताया सही है, ठीक है। क्या डी का 1 हो जाएगा तो ये कैंसिल, ठीक है। फिर आप लोगों का सी का हो जाएगा 4 और बी का 3, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही होना चाहिए, बी ही सही है जी, देखो बी ही सही।